हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम आरआरबी तेजस सीरीज में मॉडल पेपर के जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए देखने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 4, जिसमें हम टोटल 100 एमसीक्यूज देखेंगे विद टोटल एक्सप्लेनेशन एंड फार्मेसी पार्ट अगेन 70 एमसीक्यूज एंड नॉन फार्मा पार्ट विल बी 30 एमसीक्यूज। अगेन इसको एज अ मॉक टेस्ट लेना है बिफोर गोइंग टुवर्ड्स मेन एग्जामिनेशन। आप देखिए, आप खुद को जज करिए कि कितना और प्रिपरेशन हमारा करना बाकी है। डोंट गेट डिमोटिवेटेड, जितना आ रहा है, जितना आपने किया एटलीस्ट वो में आपके जो आंसर है वो रॉन्ग ना हो, इसकी जरूर से कोशिश कीजिए। ये मत देखिए आपको कितनी चीज नहीं आ रही, आप देखिए कि आपने जितनी चीज पढ़ी है उतना आप करेक्टली कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो डू रिविजन, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम डू रिविजन एंड देन चेक कीजिए कि जितना पढ़ा है एटलीस्ट वो तो पहले याद रहे, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक। गॉट इट? And let's get started. The very first subject is pharmaceutics and allied subject, जिसमें total 21 MCQs हम देखने वाले हैं। And before moving towards main explanation, आपने मुझे पूछा था आरआरबी फार्मासिस्ट की ये जो एग्जाम है वो कौन से प्रोबेबल डेट पे हो सकती है। So according to me it would be between दिसंबर के लास्ट वीक, दिसंबर का लास्ट वीक होगा या जनवरी का फर्स्ट वीक, फर्स्ट और सेकेंड वीक, जनवरी का फर्स्ट या सेकेंड वीक, इनके बीच में ये एग्जाम पक्का हो जाएगा। दिसंबर लास्ट से जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक तक ये एग्जाम होगा। सो यस, यू हैव टाइम टू प्रिपेयर, सो डोंट वेस्ट इट एंड प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। गॉट इट? सो देयर इज फर्स्ट सब टॉपिक दैट इज इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के हम अगेन 7 एमसीक्यू जैसे कि हम देखते हैं वही देखेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज द diluent and sweetening agent used in chewable tablet and lozenges is मैनिटोल, स्टार्च, सुक्रोज या लैक्टोज। डाइल्यूएंट एंड स्वीटनिंग एजेंट के बारे में आपको पूछा गया जो कि चुएबल टैबलेट्स एंड लोजेंजेंस में यूज करते हैं। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है, फर्स्टली आप पॉज कीजिए वीडियो को, करेक्ट आंसर दीजिए, कैलकुलेट हाउ मच यू आर गेटिंग, हाउ मच स्कोर यू आर गेटिंग और हाउ मच करेक्ट आंसर्स यू आर गेटिंग। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मैनिटोल। मैनिटोल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। स्वीटनिंग एजेंट्स, chewable tablet के लिए हमारे पास होती है शुगर and mannitol, and odorless white mannitol is suitable as a diluent also in chewable tablet which blends with most of the ingredient. ठीक है? Diluent concentration can be balanced with the polyols like sorbitol that let off the cooling sensation beside a sweet taste. Next is question number 2. It says that lactose is most commonly used as diluent in tablet formulation that we all know. It is having no reaction with most of the drug, but it undergoes Maillard reaction with which drug? Okay, ऐसा कौन सा कैटेगरी का ड्रग है जिसके साथ जो लैक्टोज है वो इनकम्पैटिबल है। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लैक्टोज किसके साथ इनकम्पैटिबल है। सो यू मस्ट बी नोइंग दिस। आपके लिए ऑप्शन है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है, हमको ये तो चीज यहाँ से पता चले कि अमाइन इज द कैटेगरी, NH2 is the category of drug जिसमें NH2 होता है। दे गो मिलार्ड रिएक्शन और उसमें हम लोग लैक्टोज एज अ डाइल्यूएंट यूज नहीं कर सकते। एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन इज द आंसर which shows Maillard reaction. So Maillard reaction, primary amines with reducing sugar, we give this chemical interaction, and with secondary amine, this is the chemical interaction. For primary amine, the glycosidic hydroxyl group of reducing sugar, reducing sugar का जो glycosidic hydroxyl group होता है, OH group होता है, वो इंटरैक्ट करता है प्राइमरी अमाइन के साथ जो इमाइन फॉर्म करता है जिसको स्कीप बेस बोलते हैं, जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो ब्राउन कलरेशन। गॉट इट? एंड एग्जांपल इज क्लोरफेनिरामाइन एंड डेक्सट्रोज। देन नेक्स्ट इज मिलार्ड रिएक्शन का सेकेंडरी अमाइन के साथ किस तरह से रिएक्शन है। The reaction cascade does not produce beyond the formation of imine and thus no coloration develop here, no coloration develop because imine तक वो रिएक्ट करके छोड़ देता है। Next is, you can refer this particular thing from Lackman, 4th edition, page number 396. Then is question number 3. It says that which of the following properties of a particle significantly affect the physical, chemical and biological properties of drug. Physical भी, chemical भी और biological properties, ये तीनों भी properties को कौन सा चीज जो है वो affect करता है? Whether it is density, sedimentation, size or surface area. The correct answer for this is surface area. Surface area एक चीज है जो physically भी, chemically भी और biologically भी affect करती है। So the surface area affect this, and this is from the micromeretic property. Micromeritics अगर आपने chapter पढ़ा होगा तो you have gone through this. Surface area is the one which will affect all these three categories and even the pharmacological properties of a drug.
Next is question number 4. It says that increase in solubility of various substances due to presence of large amount of additives. Additives डाल के जो solubility increase करते हैं उसको क्या कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है हाइड्रोट्रोपी, CMC, co-solvency या none of the above. CMC is critical micellar concentration. It is not related to the solubilization term. There is solubilization होता है, there is hydrotrophy, there is co-solvency. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोट्रोपी. कैसे? क्योंकि इसमें हम लोग एडिटिव्स ऐड करते हैं. जो सल्यूबिलाइजेशन हम लोग सल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जब एडिटिव्स ऐड करते हैं वो हाइड्रोट्रोपी. बट सल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करते हैं उसको को-सॉल्वेंसी कहते हैं. ओके, सो हाइड्रोट्रोपी इज द टर्म डेजिग्नेटेड टू इंक्रीज solubility of solubility in water of various substances due to the presence of large amount of additives and the influence on large concentration. This is a particular example आप pause करके पढ़ सकते हैं. And again the references given below. Question number 5. It says that parental product contain which of the following co-solvent? Parental product जो होते हैं उसमें कौन सा co-solvent यूज किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है बेंजाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल एसिटामाइड या क्रेसॉल. The correct answer for this is dimethyl acetamide is the co-solvent which is used in the parental product. So co-solvency क्या होती है? जब weak electrolyte and non-polar molecule frequently have a poor water solubility. जब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होती है उसको पोर वाटर सोल्युबिलिटी होती है, देयर सोल्युबिलिटी यूजुअली कैन बी इंक्रीज्ड. ये सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ अनदर वाटर मिसिबल सॉल्वेंट. वाटर मिसिबल सॉल्वेंट ऐड करके वी कैन इंक्रीज द सोल्युबिलिटी एंड this process is known as co-solvency. Got it? And the solvent used in combination to increase solubility of solute is known as co-solvent. Process is co-solvency, and the medium which is used is the media or the material of which is used. The co-solvent which is used is the material which are we are using. Okay. This is including this. These are the examples. And then dimethyl acetamide जो होता है, it is used as a co-solvent in the parental product, but it's used in orally oral liquid solutions में इसको नहीं use किया जाता because it is difficult of masking their objectionable odor and taste. इसकी जो taste and odor है, you can see this objectionable odor and taste जो है उसको mask करना is quite difficult. That's why dimethyl acetamide को है हम लोग parental products में use करते हैं. Then आता है question number 6. It says that distilled water stored for 1 year in treated soda lime glass picks up dash sodium hydroxide. कितना ppm of sodium hydroxide it picks up? This kind of very deep question. Probability of asking is it very less. बहुत कम chances होते हैं इस तरह के question पूछने के लिए because we have seen already. हमेशा कोई भी question पढ़ते समय आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में होना चाहिए, एज इट इज छपा हुआ आपके दिमाग में होना चाहिए. अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पता तो मैंने ही डिस्कस किया है आरआरबी का 2019 के दोनों शिफ्ट वाले पेपर. शिफ्ट 1 जो कि 19 जुलाई को हुआ था, शिफ्ट 2 जो कि 21 जुलाई को हुआ था. ये दोनों पेपर आपको दो पार्ट में मिलेंगे, यानी टोटल 4 पार्ट्स बने हैं 2019 के पेपर के. दोनों पार्ट्स जाके देखिए, जज कीजिए खुद से कि आपके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है. बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस तरह से आते हैं कि ये जो लेवल है इट इज मोर ऑन अ टफर साइड, मोर ऑन अ जीपैट साइड. बट देखिए कि आपको है ना एग्जाम देना है, एग्जाम एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उसको कितना टफर बनाना है. ठीक है, 2019 में भले ही कोई भी पेपर हो, बट इतने सालों बाद किस तरह से वो पेपर इवॉल्व होगा वी नेवर. वी हैव टू सेट अवर बार्स वेरी हाई. हमें खुद के जो बार्स होते हैं, खुद का जो स्टैंडर्ड होता है उसको बहुत हाई सेट करना है ताकि उसके नीचे का जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो हमको आ जाए. ठीक है, इसलिए हम लोग को टफनेस और भी इंक्रीज करना है ताकि जो क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में आएगा वो हमें टफ नहीं लगना चाहिए. गॉट इट? सो अगर अभी टफ लग रहा है, अभी गलत हो रहा है, दैट इज वेरी गुड बिकॉज यू आर इम्प्रूविंग, यू आर नोइंग दिस थिंग. बट अगेन जब मेन एग्जाम आ जाएगा और वहां पे जाके आपको जब ये क्वेश्चन आज इट इज नया दिखने लगेगा, then that is the disastrous thing that can happen. ओके, सो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा. जब एक क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लो होगा तो बाकी के क्वेश्चन आते हुए भी आप बिगाड़ के आ सकते. इसलिए जितना टफ क्वेश्चन हो सके उतना टफ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. Whether it will be asked, not asked is the secondary thing. First, try to solve it. Try to use your brain. Try to do a brainstorm. So आपसे वो हो जाए. नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे पेपर में तो आपके लिए वो चीज नहीं नहीं रहेगी, न्यू नहीं रहेगी. इट विल बी लाइक आपके ब्रेन को यूज टू हो जाएगा इस तरह के टफनेस से. सो सी टफ है इजी है ये मत देखिए, ये देख के मत मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए. प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए. प्रैक्टिस एज मच एमसीक्यूज एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल.
Okay, let's move back to the question. Question number 6. So the options are option A, zero point 0.5 ppm, option B, 5 ppm, option C, 10 to 15 ppm, and option D is none of the above. Uh, Please rectify this. I think this question is wrong because it is not a treated soda lime. It is not a treated soda lime glass. It would be soda lime glass, type 3. So please rectify, it is not treated soda lime glass. In the question, it is soda lime glass. So it is telling that distilled water stored for 1 year in soda lime glass picks up to how much ppm or parts per million of sodium hydroxide. And here are the option, and the correct answer for this is option C, 10 to 15 ppm. Distilled water stored for 1 year in type 3. Yes, there was mistake in the question. In type 3 to be described picks up 10 to 15 parts per million of sodium hydroxide, whereas type 1 will be zero point 0.5 ppm is dissolved in a year, because due to addition of 6% of boron, it will pick up only 0.5%, 0.5 ppm in a year. Then you can see type क्या है, type 1 highly resistant borosilicate glass, जिसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, powdered glass test. Then type 2 is treated soda lime water attack test. Type 3 is soda lime glass powdered glass test, and type 4 is non-parental one, which is called a general purpose soda lime, and you can see it is a powdered glass. Okay. Next is question number 7. It says that one of the drawback of polypropylene is, polypropylene का एक drawback क्या है आपके लिए? ऑप्शन है lack of clarity, lack of acid resistance, low melting point, या it stress crack easily. Okay, so correct answer for this is option A. It is not a clear plastic type. Okay, so polypropylene has been recently become popular because of many good features, जैसे कि मैनी गुड फीचर जो पॉलीथिलीन का, तो वो पॉलीप्रोपिलीन दिखा था, इसलिए वो बहुत पॉपुलर था. बट वन मेजर डिसएडवांटेज जो है, जिसको मिनिमाइज करना या एलिमिनेट करना चाहिए, दैट lack of clarity is still a drawback, but improvement is possible for this. And polypropylene does not stress crack under any condition. ये चीज याद रखना, जो polypropylene होता है स्ट्रेस के अंदर वो क्रैक नहीं होता, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन वो क्रैक नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर द हॉट एरोमेटिक और हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट. बट एरोमेटिक और हेलोजिनेटेड, हॉट एरोमेटिक और हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट के केस में वो सॉफन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सॉफन हो जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट इज फिजिकल फार्मेसी के दो एमसीक्यूज देखेंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज फॉर मल्टी मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन, व्हिच इक्वेशन कैन बी यूज्ड? इट इज सेइंग फ्रेंड्यूलिक आइसोथर्म, Langmuir isotherm, BET equation या Gibbs equation. The correct answer for this is for multi-molecular adsorption. BET equation is used. Let us see. It is the Bernard, Emmett and Taylor equation इसको कहा जाता है. टाइप 2 आइसोथर्म आर सिग्मोइडल इन शेप. अभी आपको यहाँ से क्या पता चला कि टाइप 2 आइसोथर्म जो होता है वो सिग्मोइडल शेप का है. कल उठ के आपको अगर शेप पूछा जाए तो आपका ये क्लियर होगा. So sigmoidal in shape occur when the glasses undergo physical adsorption onto non-porous solid, form a monolayer followed by the multilayer formation. पहले तो अगर नॉन पोरस ये सॉलिड है, इसके ऊपर मोनोलेयर बनेगी, एंड देन उसके बाद जो मल्टीलेयर फॉर्म होते रहेगी. The first inflection point, this is further explanation, but we have to know that this particular type 2 isotherm that is described by the expression is BET equation, and this can be written, this is the particular equation. Not going to ask this kind of equation, will not be asked. Okay. Then after question number 9, it says that cuvette is example of which viscometer? Which viscometer has this cuvette example? आपके लिए option है cup and bob, capillary, falling spear and cone and plate viscometer. And इसका जो correct answer है वो है option A, cup and bob. So cuvette type of viscometer in this cup is rotated and viscous liquid drag on the bob produced by the liquid result in torque which is proportional to the viscosity of लिक्विड. यहाँ पे क्या होता है? कप रोटेट होता है. ये जो नीचे का कप दिख रहा है आपको, ये रोटेट होता है, एंड जो बॉब होता है वो स्टिल स्टैग्नेंट रहता है. दिस कॉल्ड cuvette टाइप ऑफ विस्कोमीटर. देन इज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक एमसीक्यू. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10. इट सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब मेजर द वेलोसिटी ऑफ एट वन पॉइंट ओनली. वेलोसिटी जो होती है उसको एक ही पॉइंट पे मेजर करने वाला ऐसा कौन सा ट्यूब है? आपके लिए ऑप्शन है रोटामीटर ट्यूब, पाइटोट ट्यूब, piston tube या plunger tube. इसका जो correct answer वो है python tube. Let us see for all this whether explanation says that hydrodynamic methods are there and के uses है. I will kind of, yes, now it is visible for you.
फर्स्ट इज ओरिफाइस मीटर, वेरिएबल हेड मीटर जिसको कहा जाता है, वेंचुरी मीटर, वेरिएबल हेड मीटर इसको अगेन बोलते हैं। पाइटॉट ट्यूब जो होती है वो इंसर्शन मीटर होता है, इंसर्शन मीटर का टाइप होता है। एंड रोटामीटर जो है एरिया मीटर, बिकॉज वो एरिया को देखता है। जो पाइटॉट ट्यूब है ना, इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ हेड ऑफ द फ्लो एंड इट मेजर द वेलोसिटी एट वन पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट पे मेजर करता है, ये है पाइटॉट ट्यूब। नेक्स्ट ओरिफाइस मीटर जो होता है इसको वेरिएबल हेड मीटर के तरह रेफर किया जाता है। एंड वो क्या करता है, स्ट्रीम लाइन जो है उसके टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वेंचुरीमीटर जो है वो लिक्विड के लिए, स्पेशली वाटर के लिए वेंचुरीमीटर यूज करते हैं। फिर रोटामीटर जो है एरिया ऑफ द फ्लो के बारे में बताता है। गॉट इट? सो दिस इज ऑल डन। इफ यू डोंट हैव दिस, ट्राई टू टेक स्क्रीनशॉट, यू विल बी, एंड जब लास्ट में एग्जाम हो तब यू कैन रिवाइज इट ऑल। Then आता question number 11. It says that the product size of ball mill is, yes. Again, this kind of question will not be asked. Don't get demotivated. Don't get demoralized by seeing this question. But just try to brainstorm or try to find out some kind of tricks. जैसे कुछ तो आपके दिमाग में बॉल मिल के बारे में होगा, कुछ तो उससे कंपेयर करके आप कहीं ना कहीं से कुछ तो एलिमिनेट कर पाओगे, ये एटलीस्ट देखने की कोशिश करना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये आंसर को आप करेक्ट करो या इनकरेक्ट करो, दैट इज नॉट दी करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग एन एमसीक्यू। आपको इसी तरह से जब क्वेश्चन आएंगे ना, यू हैव टू सी कि ये मेरे कैटेगरी में बैठ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बैठ रहा है तो स्किपिंग इज द बेस्ट मेथड, आपको वो क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए। नहीं तो you know there is 1/3 negative marking, 1/3 a major negative marking. It is not like GPAT जिसमें 1/4 negative marking था तो चल जाता था रिस्क लेने से। It is 1/3 negative marking which can make you fall behind many ranks, many thousands of ranks. Okay, so इसलिए याद रखना कि आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। ये भी आपको ये मॉडल पेपर जब सॉल्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा। ओके, बट स्टिल यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट राइट नाउ एंड मेक इट रॉन्ग, ताकि आपको आगे जाके ये पता चल जाए कि मुझे क्या चीजें सॉल्व नहीं करनी। देन प्रोडक्ट साइज ऑफ बॉल मिल इज 20 to 80 mesh, 20 to 50 mesh, 4 to 325 mesh, and 20 to 200 mesh. The correct answer for this is 20 to 200 mesh. Here, this is the table from CVS Subramaniam. The various mill, cutter mill, roller mill, hammer mill, ball mill, fluid energy, edge runner, end runner, and colloid mill. ये हमने देखा था आरआरबी फार्मासिस्ट 2019, आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 का जो पेपर 1 है, शिफ्ट 1 का पेपर 1 का वेरी फर्स्ट एमसीक्यू था। शिफ्ट 1 पेपर 1 का वेरी फर्स्ट एमसीक्यू जो था वो प्रिंसिपल पूछ रहा था आपको। हैमर मिल का आई थिंक प्रिंसिपल आपको पूछा गया था। So don't get afraid by this kind of question. They will ask whether principle या basic, मतलब broad understanding किसी भी चीज की आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, सो कटर मिल, द एक्शन ऑफ मिल इज कटिंग, ये चीज जो है दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड फॉर more kind of learning, this particular thing is important, these are not important. So ये वाले क्वेश्चन से हम लोग ये वाली चीजें पढ़ लेते हैं। अगेन यहाँ पे जो पूछा गया है वो तो हम देख लेंगे, 22 to 200 मैसेज, दैट इज नॉट अवर केस, वी हैव टू लर्न दिस एंड दिस। ठीक है, सो कटर मिल जो होती है वो कटिंग का एक्शन, जो एक्शन ऑफ मिल होता है वो कटिंग एक्शन होता है। किसके लिए यूज किया जाता है? फाइब्रस स्क्रू ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है, एंड फ्राइबल मटेरियल के लिए ये यूज नहीं किया जाता। इट इज नॉट यूज फॉर द फ्राइबल मटेरियल। फ्राइबल मटेरियल प्रॉपर्ली कट नहीं होगा, कटर मिल में डालने का मतलब नहीं, वो ऑलरेडी ऐसे फ्राइबल इन द सेंस दे आर वेरी डेलिकेट, इट कैन ब्रेक इजीली, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सुटेबल टू फॉर द कटर मिल। रोलर मिल जो है कंप्रेशन पे डिपेंड करता है, हैमर मिल इम्पैक्ट पे है, बॉल मिल एट्रिशन एंड इम्पैक्ट पे है। ये सारे इनके प्रिंसिपल है, एक्शन बोला जाता है प्रिंसिपल। बॉल मिल जो एट्रिशन एंड इम्पैक्ट पे, फ्लूइड एनर्जी मिल जो एट्रिशन एंड इम्पैक्ट पे है, एज रनर मिल जो है क्रशिंग एंड शेयरिंग पे है, एंड रनर मिल जो है क्रशिंग एंड शेयरिंग पे, एंड अगेन कोलॉइड मिल जो है शेयरिंग पे है। प्लीज डू रिमेंबर दिस ऑल प्रिंसिपल्स, दे आर इम्पोर्टेंट। Then is for biopharmaceutics के दो MCQs. Let us see question number 12. It says that passive diffusion is expressed by which equation? Noise Whitney equation, Fick's second law of diffusion, modified Noise Whitney equation, या Fick's first law of diffusion. The correct answer is Fick's first law of diffusion talks about the passive diffusion. Let us see the explanation. Passive diffusion is best expressed by Fick's का first law of diffusion, जो स्टेट करता है कि ड्रग जो है डिफ्यूज होता है, ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है from higher concentration to the lower until the equilibrium is attained. हमारे एनवायरमेंट में होल यूनिवर्स ट्राइज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, हर कोई मेंटेन करना चाहता है एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस स्टेट। तो सेम जो डिफ्यूजन होता है वो ट्राई क्या करता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में क्यों पहुंचना चाहता है,
to maintain that equilibrium status, to maintain that balance status. ठीक है? And here the rate of diffusion is directly proportional to the concentration gradient. जितना higher concentration inside है, उतना ही वो जो diffusion होगा उतना ही तेजी से होगा, because it is depending on the concentration gradient. It can be mathematically described as this particular equation, and you have to remember this equation. Got it? Then is question number 13. It says that which is the characteristic of active tubular transport? Active tubular transport की क्या characteristics है? Transport of drug molecule by cell membrane with new vesicle formation. Transport against the concentration gradient. Transport of drug due through membrane origin by means of diffusion. And transport without energy consumption. सबसे पहले without energy consumption is wrong, because हम लोग active transport में तो energy ATP की requirement होती है, and इसका जो correct answer है वो है option B. ATP की रिक्वायरमेंट की होगी बिकॉज हम लोग अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे. अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो वो अपने आप जाएगा यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग, बट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना है तो वी हैव टू प्रोवाइड देम एनर्जीज टू मूव बियॉन्ड दैट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, अपोजिट टू द concentration gradient. So active tubular secretion, it is transportation of compound against the concentration gradient. It is capacity limited as well as saturable. ये saturate भी होता है और capacity limited होता है. Two active tubular secretion has been identified, and you can further see this. Hexamethonium, and these are further example. You can pause and you can learn this particular thing. Then is cosmetic technology, so only one MCQ. Let us see. Question number 14. It says that which of the following is not used in the preparation of baby powder? Baby powder की preparation में क्या चीज नहीं use की जाती? First is stearic acid, boric acid, squalene and carbon, calcium carbonate. So कभी आपने बोरिक एसिड पढ़ा है? किसी भी बेबी पाउडर में बोरिक एसिड डाला है? तो यू हैव सीन बोरिक एसिड है ना, राइस में डालते हैं, राइस में बोरिक एसिड डालते हैं, आपको पता ही होगा. ये पाउडर में, दिस इज बेबी पाउडर में इसको नहीं यूज किया जाता, बिकॉज इट इज इरिटेटिंग, because it can be irritating to the skin of baby, because baby skins are really sensitive and even in the sensitive areas they cannot be used. So boric acid is not used, and thus it is our answer. There is pharmaceutical microbiology से question only one MCQ. Which of the following disinfectant kills the vegetative bacteria including Mycobacterium tuberculosis? ऐसा कौन सा डिसइंफेक्टेंट है यहाँ पे जो ऑप्शन है जो टीबी के जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया है उनको भी किल करता है? आपके लिए ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कॉपर या सिल्वर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इथेनॉल. Let us see the explanation. It says that it kills the vegetative form of bacteria including TB and fungi. So TB के भी इसको vegetative forms को ये kill कर देता है, but it has no action on the spores or virus. स्पोर्स हो या वायरस हो, इसका कोई एक्शन नहीं होता. इथेनॉल का कोई एक्शन नहीं होता स्पोर्स पे, इथेनॉल का कोई एक्शन नहीं होता वायरस पे. वाई? वायरस जो है उसको मीडियम वो है ना, आउटसाइड मीडिया में ग्रो नहीं होता. कभी आपने कोई भी आउटर साइड मीडिया में वायरस को ग्रो होते देखा है क्या? आर्टिफिशियल मीडिया में वायरस विल नेवर ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया. ओके, एंड अल्कोहल इज इनएक्टिव अगेंस्ट द स्पोर्स एंड वायरसेस, एंड the effect will depend on the concentration of alcohol and कौन से type of alcohol use करते हैं. Then the pharmaceutical biotechnology का एक question. Hybridoma technology in HAT medium it consists of which ion? Remodify this question. It is asking कि जो HAT medium होता है hybridoma technology में वो क्या केमिकल से कंसिस्ट होता है? The HAT medium which is present in hybridoma technology, which is used in hybridoma technology, uses which chemicals? आपके लिए ऑप्शन है हाइड्रोजन अमीनो एसिड टायरोसिन, hypoxanthine aminotriptyl thymidine, hydroxyl aminotriptyl thymidine and both A, B and C. इसका जो करेक्ट आंसर है, और इसके नेम, इसका जो फुल फॉर्म अगर आपको पता होता तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी. hypoxanthine aminotriptyl and thymidine. As you can see, this is the medium. It is the selection medium for mammalian cell culture. mammalian cell culture के लिए यूज किया जाता है. And the drug that act as a powerful folate metabolism inhibitor by inhibiting the dihydrofolate reductase. Dihydrofolate reductase को inhibit करता है with hypoxanthine and thymidine, which act as an intermediate in the DNA synthesis. आपने देखा होगा DNA synthesis की, अगर आपने साइकिल देखी होगी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की, तो you would have got this as the intermediate as well. ठीक है. Pharmaceutical management से अभी एक क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following does not falls under the category of primary source of marketing research? मार्केटिंग रिसर्च करते समय कौन सी चीज जो है वो प्राइमरी सोर्स नहीं बनती? सेल्समैन, डीलर, कंज्यूमर या ट्रेड प्रेस? Okay, so correct answer for this is trade press, because all of this forms the
primary source of marketing research. So the survey technique used to collect information from primary sources. हम लोग सेलर से जाके बात कर सकते हैं कि वो क्या सेल कर रहे हैं, किस तरह से चीजें चल रही, कंज्यूमर को जाके बोल सकते हैं एनी फीडबैक अबाउट दैट प्रोडक्ट. एंड हम लोग अगेन डीलर्स हो गया, सेल्समैन हो गया, कंज्यूमर, इन तीनों से जाके पूछ सकते हैं. Then in jurisprudence की 4 MCQs. Question number 18, it says that drug not labeled in the prescribed manner shall be treated as. जो ड्रग लेबल नहीं किया जाता प्रिस्क्राइब मैनर में उसको क्या कहते हैं? काइंड ऑफ डेफिनेशन पूछा गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 ये चैप्टर से पूछा गया है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस. अगेन आपको इसमें से शायद कुछ क्वेश्चन जो है, नहीं नॉट दिस, ओके दैट क्वेश्चन, हाँ इसमें से आपको पता चल रहा होगा कि कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया है. आपके लिए जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया है और आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, राइट. Question options are adulterated drugs, spurious drug, misbranded drug, and contaminated drug. The correct answer for this is it is called as misbranded drug. Let us see this definition. Misbranded drug मतलब कि drug if it is so colored, coated, powdered या polish किया जाए that damage is concealed, or if it is made to appear better or greater than the therapeutic value as it really has. So जितना थेरेपेटिक वैल्यू है उसका उससे ज्यादा वो दिखाई दे रहा है, या तो उसी तरह से कलर किया गया है, कोट किया गया है या पॉलिश. सो अगर उसको इफ इट इज एज इन सो कलर्ड, कोटेड किया गया, पॉलिश किया गया, या उसका डैमेज कंसील किया गया, या उसको इस तरह से अपीयर किया जा रहा है कि इट इज हैविंग अ ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू देन व्हाट इट रियली हैज, या तो फिर उसको लेबल नहीं किया गया इन द प्रिस्क्राइब मैनर, और इफ इट्स लेबल कंटेनर ऐसी कोई भी चीज क्लेम करता है जो कि फॉल्स है, उस पर्टिकुलर ड्रग कंटेनर पे वो चीज लेबल नहीं होनी चाहिए थी बिकॉज इट इज फॉल्स, then in this category it is termed as misbranded drug. I hope you got it. Question number 19, it says that which body is empowered to make education regulation prescribing minimum standard of education required for the qualification as a pharmacist. Again, if you are not following the jurisprudence series totally freely GDC app पे available है. मैंने सारी jurisprudence series मैं पूरी कवर कर रही हूँ. You can find the playlist. आप यही चैनल पे जाकर playlist चेक कर सकते हैं. सारी jurisprudence series every chapter has been done with theory as well as MCQs. आप जाके वो jurisprudence series को follow कर सकते हैं for any jurisprudence topic. ओके, सो ये फार्मेसी एक्ट 1948 का टॉपिक है. यहाँ पे पूछा गया कौन सी ऐसी बॉडी है जो एजुकेशन रेगुलेशन को प्रिस्क्राइब करती है या कोई भी एजुकेशन रेगुलेशन से रिलेटेड चीजें करती है. आपके लिए ऑप्शन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड AICTE दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके लिए ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए करेक्ट. ये होता है हमारा सेंट्रल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि PCI है हमारा सेंट्रल काउंसिल है. एंड एजुकेशन रेगुलेशन को रेगुलेट करने का काम PCI का होता है ताकि सारे स्टेट में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे. सारे स्टेट्स में अगर स्टेट वाइज अगर एजुकेशन रेगुलेशन बनने लगे तो इफ समबडी वांट्स टू शिफ्ट टू अनदर स्टेट देन उनके लिए वो डिफिकल्टी अराइज हो सकती है. दैट्स व्हाई सेंट्रल बॉडी जो है हमारी PCI ये रेगुलेट करती है एजुकेशन रेगुलेशन को. सो एज यू कैन सी एंड it also has a power to prescribe the minimum qualification which is required to become pharmacist. Okay. Then is question number 20. It says that analysis and test of samples of vaccines are carried out at Central Indian Pharmacopoeial Laboratory, Ghaziabad, Pasteur Institute of India, Kulu, Central Drug Testing Laboratory, Thane, and CDRI, Kasauli. Correct answer for this is CDRI, Kasauli. Central Research Institute, Kasauli. That is Sera Solutions of Serum Proteins for Injection, Vaccines, Toxin, Antigen, Antitoxin. All these things has been tested in this CRI, not CDRI. CRI Central Research Institute of Kasauli. And बाकी की चीजें आप रेफर कर सकते हैं. Then आता है question number 21. It says that drug price control order is issued by the central government by deriving power from Drug and Cosmetic Act 1914, Drug and Cosmetic Rule 1945, Essential Commodity Act 1955, and Narcotic and Psychotropic Substance Act of 1985. ओके, सो आपके लिए पूछा गया है कि ये जो DPCO है इसको कौन रेगुलेट करता है, एज पर व्हाट रेगुलेशन, एज पर व्हाट एक्ट इट हैज बीन रेगुलेटेड. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इट इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है. द ऑर्डर इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डर इशू करता है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट जो फिक्स करता है प्राइसेस ऑफ सम एसेंशियल बल्क ड्रग एंड उसके फॉर्मुलेशन को. अंडर द सेक्शन 3
Essential Commodity Act, the central government is empowered to control the production, supply, distribution of essential commodities, including the drugs. Okay. Then आता है pharmacology topic जिसमें से 22 MCQs टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं. Pharmacology 18 MCQs. Question number 22. It says that which of the following drugs used in rheumatoid arthritis is also used in Wilson's disease? एक ऐसा ड्रग है rheumatoid arthritis का जो हम उसमें तो यूज करते हैं लेकिन उसको हम विल्सन्स डिजीज में यूज करते हैं. व्हाट इज विल्सन्स डिजीज? विल्सन्स डिजीज इज नथिंग बट कॉपर का एक्युमुलेशन होगा, उसको कहते हैं विल्सन्स डिजीज. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शंस आर क्लोरोक्विन, लेफ्युनोमाइड, azathioprine या penicillamine. The correct answer is penicillamine is the correct answer. Penicillamine is a dimethyl cysteine obtained as a degradation product of penicillin. Then penicillamine was found to have a strong copper chelating property. इसी copper chelating property की वजह से Wilson disease में use किया जाता है because Wilson disease में copper का accumulation हो जाता है. It is selectively chelates copper, mercury, lead and zinc. Okay, and you can see this picture here. Then is question number 23. It says that ropeneol is most useful in the treatment of, again, classification based, very easy question. Parkinson disease, Wilson disease, Hoffman syndrome, and carpal tunnel syndrome. Propinerol, pramipexole is the example which is used in the Parkinson disease. Propinerol is a non-ergot dopamine agonist. Dopamine agonist used for Parkinsonism. It is also used these days for restless leg syndrome. You can see people जब बैठते हैं कुछ लोगों को देखा होगा उनके अपने आप पैर हिलते हैं. They used to shake their legs. This is called as restless leg syndrome. Other classification देख लेते हैं. It is telling that dopamine precursor is levodopa. Drug affecting dopaminergic system. Dopamine precursor levodopa. Peripheral decarboxylase inhibitor is carbidopa-benzerazide. Dopaminergic agonist या dopamine agonist is bromocriptine, ropeneol, pramipexole. MAO-B inhibitor Selegian, rasagiline. COMT inhibitor, COMT inhibitor, entacapone, tolcapone. NMDA receptor agonist is amantadine. Then, which is affecting the cholinergic system is central anticholinergic like triaxylphenidine, procyclidine, and bipyridine. And then next is antihistaminic, the last one H1 blockers, it is orphanadrine and promethazine. Got it? Then is question number 24. It says that sulfamethoxazole and trimethoprim का जो रेशियो होता है प्रोट्राइमोक्साजोल में वो क्या रहता है? Again, easy question and can be asked in examination. 3:1, 5:1, 5:3, and 3:5. The correct answer is 5:1. Sulfamethoxazole 5 के रेशियो में होता है जब trimethoprim 1 के रेशियो में होता है. So, the ratio obtained in the plasma when 2 is given is 5:1. Trimethoprim enters many tissue has larger volume of distribution than sulfamethoxazole. इसके लिए इसको कम में दिया तो भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. Whereas sulfamethoxazole attains lower plasma concentration. So, trimethoprim adequately crosses blood-brain barrier and placenta while sulfamethoxazole has a poorer entry. So, दोनों को चीजों को बैलेंस करते हुए हम लोग ने प्रोट्राइमोक्साजोल बनाया है तो हमने डिसाइड किया कि हम 5:1 का रेशियो रखेंगे. That is the very correct ratio. Then is question number 25. It says that ethanol is used in methanol poisoning because it antagonizes the action of methanol, stimulates the metabolism of methanol and reduces its blood level, inhibits the metabolism of methanol and generation of toxic metabolite, replenishes the folate store depleted by the methanol. And the correct answer for this is option C. ये इनहिबिट करता है मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म ताकि जो मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म होने के बाद एसिड बनता है एसिटिक एसिड उसका जो जनरेशन हो जाएगा तो वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एंड वो एक्रीमेंट होकर हमको टॉक्सिसिटी दे सकता है एंड सो ये इथेनॉल जो है मिथेनॉल के साथ कंपीट करता है. इथाइल अल्कोहल दैट इज इथेनॉल इट इज गिवन इमीडिएटली इन मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग एंड इट कंपीट्स विद मिथेनॉल फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है उसके लिए कंपीट करता है ताकि मिथेनॉल वहां से रिप्लेस होकर इथेनॉल आ जाए क्योंकि मिथेनॉल अगर रहेगा तो वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्म करेगा. Then is question number 26. It says that drug used for the prostate cancer are all except flutamide, leuprolide, estrogen, and progesterone. The correct answer for this is option B. Progesterone is hormone. It is not a drug. यहाँ पे progestin होता तो we could have be confused. But progestin, you can see, it is a temporary remission in some cases of advanced recurrent after surgery and metastatic endometrial carcinoma. High doses are needed. They are also used in palliative treatment of metastatic carcinoma breast carcinoma that has become unresponsive to tamoxifen. So estrogen and flutamide, leuprolide and progestin है. Estrogen symptomatic relief देता है prostate carcinoma में. Flutamide जो है एंटागोनाइज करता है एंड्रोजन का एक्शन ऑन प्रोस्टेट कार्सिनोमा.
लियोप्रोलाइट जो है वो पैलिएशन करता है कार्सिनोमा प्रोस्टेट ग्राउंड विद टेम्परेचर एंटागोनिस्ट. ओके. Then is question number 27. It says that read the statement and find the correct option about the orphan drug. Orphan drug का अगर definition पता होगा तो this is a very good question. A very cheap drug, a drug which has no therapeutic use, a drug needed for treatment of prevention of a rare disease, or drug which act as orphan in receptor. The correct answer for this is option C. A drug which is needed for the treatment of prevention of rare disease. Orphan यानी कि orphan is a rare disease condition which is drug use करते हैं उसको. And diagnosis, treatment, prevention of rare disease or condition of more common diseases endemic only in research proper for which no reasonable expectation that the cost of developing and marketing will be recovered, and that's why it is orphan drug. And the trick for this is SR DDLJ का फैन है. ठीक है. SR के की तरह भी याद रख सकते हैं, बट इसको के को फिर स्मॉल कर देना, या तो फिर नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे. ठीक है. तो SR is somatotropin, sodium nitrate, rifabutin, digoxin, antibody, lithotrine, T3, that is omeprazole, amphotericin B, and nitrate. These are all the orphan drugs, and you have to remember this particular table. Then is question number 28. It says that neostigmine is preferred over physostigmine for treating myasthenia gravis because it is better absorbed orally, it has longer duration of action, it has additional direct agonistic action on nicotinic receptor at the muscle end plates, and it penetrates the blood-brain barrier. और उसका जो correct answer is option C. It has additional direct agonistic action on nicotinic receptor at muscle end plate. So let us see this particular table. I think it is visible. Yes, now it is visible. So physostigmine, neostigmine, the sources is natural alkaloid से मिलता है. ये synthetic है neostigmine. Chemistry, it is tertiary amine, it is quaternary amine. Oral absorption is good for physostigmine, neostigmine as poor. CNS activity is present in physostigmine but absent in neostigmine. Applied to eyes, then penetrate the cornea but poor penetration for neostigmine. Direct action on NM choline receptor, NM neuromuscular choline receptor is absent. Here it is present. Prominent effect on autonomic effector. Here it is skeletal muscles. The important use क्या है? Myotic है, glaucoma, myotic, and here prominently used in myasthenia gravis, which has been asked. Okay. Neostigmine जो है blood brain barrier cross नहीं करता, and that's why it is having absent. Blood brain barrier cross नहीं करेगा तो कोई भी CNS पे effect नहीं देगा. Then another question number 29, it says that hyoscine differs from atropine that it exerts a depressant effect on the CNS at relatively low dose. It exerts more potent effect on heart than on eyes, is longer acting, has weaker anti-motion sickness activity. The correct answer for this is option A. Hyoscine differs from atropine that it exerts a depressant effect on the CNS at relatively low dose. Who? Hyoscine. So they both are natural alkaloid, atropine and hyoscine. Hyoscine को हम लोग scopolamine भी बोलते हैं. Hyoscine produce करता है central effect, depressant effect even at lower doses, and atropine stimulate करता है many medullary centers like vagal receptor या vasomotor. And here you can again see, I think this is now visible. Yes. So cheap sources: Atropa, Pallidona, Datura, Stramonium, Hyoscyamus niger, alkaloidal ester of tropic acid with propene, scopine. Then this particular thing we study in pharmacy as well, right? Then जो हमको, yes, CNS effect पे it is excitatory, it is depressant effect. Okay. Then duration of action is longer and it is shorter. Again, if you are not able to see the videos properly या वीडियो का क्वालिटी आपको नहीं लग रहा, तो आपको खुद से आपके यूट्यूब चैनल, सॉरी नॉट यूट्यूब चैनल, आपके खुद के यूट्यूब पे जाके वहाँ पे जो सेटिंग बटन है वहाँ पे जाके आपको एडवांस हायर क्वालिटी पे ये वीडियो करनी पड़ेगी टू गेट मोर clarity of the video. ठीक है. मेरे को ऐसे भी कमेंट आता है that video is not properly visible, but you have to do it by your own. Question number 30 says that the most common adverse reaction of insulin is hypoglycemia, lipodystrophy, urticaria, and angioedema. Just a minute, my camera stopped. Okay. It got suddenly stopped. Right. So the most common adverse reaction of insulin is what? Hypoglycemia, lipodystrophy, urticaria, angioedema. The correct answer is option A. Hypoglycemia is the most common adverse reaction of insulin. Insulin and its side effect is hypoglycemia, weight gain, headache, and lipodystrophy and edema. Lipodystrophy भी होता है, लेकिन the most common one is the hypoglycemia. Then again there is free online test series railway pharmacist की जो चल रही है हमारे GTC classes ऐप पे. फिर से बता रही हूँ, to get the benefit
practice more and more MCQs. आपके लिए अगर कुछ भी चीजें फ्रीली अवेलेबल की गई है तो try to get benefit, most benefit out of it. कैसे ज्वाइन करना है? जस्ट गो एंड डाउनलोड TTC ऐप, जहाँ पे ये प्लस वाला बटन होगा ना, प्लस वाला बटन आपको मिलेगा नीचे एकदम लोएस्ट पैनल पे, आपको वो प्लस वाला बटन मिलेगा एकदम सेकंड नंबर पे। क्लिक कीजिए, देन बैच कोड ऐड कीजिए, दैट इज RAIL24। ये बैच कोड ऐड करने के बाद आपको विद इन आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स आपको ऐड किया जाएगा उस बैचेस में। एंड एवरी डे टेस्ट होता है, और एवरी संडे जो है मॉडल पेपर की टेस्ट होती है। टोटल 100 MCQs होते हैं, वो मॉडल पेपर की भी टेस्ट होती है। तो try to get benefit out of it by just going and downloading this particular app and doing further following the next steps. Then other question number 31, it says that megaloblastic anemia can be caused by all of the following except। मैं ये अनेमिया के बारे में मैंने बहुत सारे एमसीक्यू वीडियोस में पूछ लिया, अब तक तो मैंने कितने एमसीक्यू वीडियो में आपके ये अनेमिया वाला टर्म पूछा होगा। ये अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है मेरे वीडियोस देखने के बाद, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए, ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर, ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ओके। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किससे होता है एक्सेप्ट व्हाट? विटामिन B12 deficiency, folic acid deficiency, both A and B, and long term aspirin intake. So option D is correct because लॉन्ग टर्म एस्पिरिन इंटेक्स का कोई इफेक्ट नहीं है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, वेरस इन दोनों की डेफिशिएंसी B12 या फोलिक एसिड की इट विल बी हैविंग इफेक्ट। अगेन माय कैमरा स्टॉप, आई थिंक देयर इज इशू विद दिस। Fine. Now next thing is megaloblastic anemia, deficiency of vitamin B12 as well as folic acid, which are B group vitamin, result in megaloblastic anemia characterized by presence of large red cells precursors in the bone marrow and their large and short lived progeny. Vitamin B12 and folic acid therefore are called as maturation factor. ये दोनों भी required रहते हैं। Got it? Then आता है question number 32. Which general anesthetic selectively inhibit the excitatory NMDA receptor? कौन सा ये है जो NMDA receptor को inhibit करता है? Just a minute. Okay, I'm again taking camera on. Yes. Now again visible. There is some kind of issue going today. Okay, so which general anesthetic selectively inhibit the excitatory NMDA receptor? It is thiopentone, halothane, desflurane, या ketamine. The correct answer for this is option D. Ketamine is the general anesthetic which selectively inhibit the excitatory receptor. इसको हम लोग ketamine को NMDA receptor antagonist भी कहते हैं. It is characterized by sedation, amnesia, marked analgesia. Okay, it is a class. It belongs to which class? It belongs to the class of dissociative anesthesia. Then it acts by blocking this NMDA receptor. Which type of? Glutamate type of receptor. Glutamate receptor is what? It is an excitatory receptor. Got it? Next is it acts by blocking NMDA receptor. Ketamine is highly lipid soluble and acts rapidly, and it is used in the operation of head, neck, and face. Ketamine can be dangerous for hypertensive, ischemic heart diseases, CHF, and CVS disorders. There is question number 33. It says that M1 blockers used in peptic ulcer disease is pyrazipine, pyridostigmine, atropine, या oxybutynine. The correct answer for this is M1 में हम लोग pyrazipine, telanzapine आपने अगर classification पढ़ा होगा तो you must be knowing it. So the correct answer is option A, pyrazipine. Here it is a selective M1 anticholinergic drug which is used for peptic ulcer. Got it? Next is question number 34. It says that which drug used in treatment of अल्सर प्रोटेक्टिव, विच ड्रग यूज्ड इन दी कौन सा ड्रग है जो अल्सर प्रोटेक्टिव एक्शन दिखाता है? आपके लिए ऑप्शन है एंटीकोलिनर्जिक्स, कार्बिनोलॉक्सोन सोडियम, बिस्मथ सब्सिट्रेट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बिस्मथ सब्सिट्रेट. So here is the full classification of it. Gastric acid secretion inhibitor, H2 antihistaminic, cimetidine, ranitidine, famotidine, roxadidine, lefutidine. Anticholinergics is propantheline, pyrazipine, oxyquinonium. Then proton pump inhibitor, omeprazole, pantoprazole, lansoprazole, all the prazoles. Prostaglandin analog is misoprostol. Gastric acid neutralization, antacid is systemic one, non-systemic one. Sodium bicarbonate, sodium citrate belongs to systemic one, whereas non-systemic one is magnesium
hydroxide, aluminum hydroxide, magnesium trisilicate, and calcium or carbonate megaltrate. Also, protective agent which has been asked is sucralfate and colloidal bismuth substrate. Then is anti-H pyrrolate drug is amoxicillin, metronidazole, trinidazole, clarithromycin, tetracycline, and other stuff. Question number 35 says that which one is correct regarding acetazolamide. Acetazolamide के लिए क्या चीज correct है? Competitive and reversible carbonic anhydrase inhibitor, non-competitive but reversibly inhibit the carbonic anhydrase, competitive and irreversibly carbonic anhydrase inhibitor, and the last one is, I think it is visible now, non-competitive and irreversibly carbonic anhydrase inhibitor. Correct answer for this is it is non-competitively but reversibly inhibit the carbonic anhydrase. So acetazolamide, it is a prototype drug. It is a sulfonamide का derivative जो non-competitively but reversibly, non-competitive है but reversibly inhibit करेगा carbonic anhydrase type 2 enzyme को that inhibit only the luminal carbonic anhydrase enzyme. Okay, so next is question number 36. Question number 36, it says that which one is correct anti-Parkinson drug that is selective COMT inhibitor. Options are anticapone, ropinirole, pergolides, and pramipexole. So the correct answer is we know that anticapone, tolcapones are the examples according to classifications. We remember this category. So COMT inhibitor, anticapone, tolcapone is the answer. Here we have again the classification which we earlier saw. And you can see here COMT inhibitors are anticapone and tolcapone. Then question number 37. It says that which of the following is univalent direct thrombin inhibitor. It is telling you univalent as well as direct thrombin inhibitor. And the options are ergatrobenene, then it's ergatrobenene, then hirudine, bivalirudine, and lepidudine. The correct answer for this is ergatrobenene. So ergatrobenene is a medication used to manage the heparin-induced thrombocytopenia, which is rare as well as life-threatening complication of heparin therapy. And you can see here the formulation which is there, ergatrobenene formulation. It is a direct thrombin inhibitor, which is the from classification of anticoagulant. You must be knowing there are direct and indirect thrombin inhibitors, and based on classification, you must have solved this question. Then आता है question number 38. Side effects of selective serotonin reuptake inhibitor. Side effect क्या है selective serotonin reuptake inhibitors के? Blood, vision, nausea, vomiting, dry mouth या all of the above. And the selective serotonin reuptake inhibitor का जो side effect होता है ये तीनों के तीनों उसके side effect है. The common side effect जैसे कि indigestion, diarrhea होना, constipation होना, appetite loss होना, then weight loss हो जाता है, blood, vision, dry mouth. This is all the side effect of selective serotonin reuptake inhibitor. Next question is question number 39. Which one is the longest orally acting antipsychotic drug? Antipsychotic drug का अगर classification पता है तो you must have you will be eliminating certain options, and you have options like penfluridol, haloperidol, droperidol and chlorpromazine. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. पेनफ्लोरिडोल जो है वो लॉन्गेस्ट ओरली एक्टिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग है. पेनफ्लोरिडोल लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग है, वेरस हेलोपेरिडोल जो होता है ये प्रिफर्ड ड्रग है किसके लिए? एक्यूट सिजोफ्रेनिया के लिए, हंटिंगटन्स डिजीज के लिए, गिल्स डेला टूरेट सिंड्रोम्स के लिए, and it is most potent typically antipsychotic drug which is used by IV route. आपको पूछा गया था इस क्वेश्चन में orally, and that's why penfluridol was the correct answer, and haloperidol is given by parenteral route, IV route. Then आता है हमारा HAP, that is human anatomy and physiology से questions. Question number 40. It says that space which separates arachnoid matter and dura matter is, जो space होती है वो arachnoid matter को dura matter से जो सेपरेट करती है, arachnoid matter को ड्यूरा मैटर से सेपरेट करने वाली स्पेस को क्या कहा जाता है? एपिड्यूरल, मीडियास्टिनम, सबड्यूरल या सब आर्केनॉइड स्पेस? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सबड्यूरल स्पेस कहा जाता है. अगर कंफ्यूजन होता तो सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता था. सो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस कंफ्यूजन. सो आपको दिखाई दे रहा होगा दिस, देयर इज ड्यूरा मैटर एंड आर्केनॉइड मैटर. ये जो दिख रहा है आपको ये हो गया ड्यूरा मैटर, और उसके नीचे जो ग्रीन कलर का है वो है आर्केनॉइड मैटर, और ये जो स्पेस है इसको कहा जाता है द लाइट ग्रीन कलर, इसको कहा जाता है सबड्यूरल स्पेस.
फिर जो आर्केनॉइड मैटर और पिया मैटर को जो सेपरेट करती है उसको कहते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस. ओके, सब आर्केनॉइड स्पेस इज द स्पेस which separates the arachnoid matter with that of pia matter. Then आता है question number 41. It says that if there is an injury in the hypothalamus region of the brain, it most likely to affect what? Regulation of body temperature, decision making ability, coordination during locomotion या short term memory. Hypothalamus region जो brain का होता है उसको वो थर्मोरेगुलेटर रीजन होता है. अगर उसको इंजरी हो जाए तो क्या हो सकता है, हमारा जो टेम्परेचर इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है. तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो होगा, ये कंडीशन जो होगी वो अफेक्ट होगी. सो बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट एंड हंगर्स आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. क्या क्या कंट्रोल किया जाता है बाय हाइपोथैलेमस? बॉडी का टेम्परेचर, थर्स्ट एंड हंगर. एंड सॉरी, यू कैन सी हियर इट इज हाइपोथैलेमस प्रेजेंट. देन आता है पैथोफिजियोलॉजी से क्वेश्चन. पैथोफिजियोलॉजी से क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने ये रहा. इन द केस ऑफ हीमोलाइटिक जॉन्डिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन या ऑप्शन इज करेक्ट? हीमोलाइटिक जॉन्डिस जब होता है तब क्या चीज होती है? इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, डिक्रीज इन कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, decrease in passage of bile in intestine and secretion of conjugated bilirubin. So जब hemolytic jaundice होता है तब क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है उसका क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है. तो इंक्रीज हो जाता है अनकॉन्जुगेटेड. अनकॉन्जुगेटेड मीन्स इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड विथ एनी अदर सब्सटेंस. तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है. तो हिमोलाइटिक अनेमिया में अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो जाता है ड्यू टू हिमोलाइसिस, massive transfusion, resorption of hematoma, minor or major incompatibilities, 10% of transfused RBC hemolysis. Hemolysis in the sense breakdown within first 24 hours during the transfusion. Okay. Then आता है question number 43. Question number 43, it says that what happens when stress removed in reversible cell injury. जब सेल इंजरी रिवर्सिबल है तो उस पे से जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, जो स्ट्रेन क्रिएट किया जाता है उस सेल इंजरी वाले पार्ट पे, क्रिएट नहीं, रिमूव किया जाता है, तो क्या हो सकता है? आपके लिए ऑप्शन है नॉर्मल सेल रिस्टोर्ड, रिपेयर एंड हीलिंग, सेल डेथ एंड नन ऑफ द अबव. आप खुद सोचिए, अगर कोई स्ट्रेन या इंजर्ड जगह है उस पे से अगर स्ट्रेस स्ट्रेन रिमूव किया जाए तो क्या हो सकता है? रिपेयर होगा, हीलिंग होगी उस जगह की. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. यू कैन सी देयर इज नॉर्मल सेल जिसमें अल्टर्ड फंक्शनल डिमांड, अडेप्टेशन, नॉर्मल सेल रिस्टोर. रिवर्सिबल सेल इंजरी में देयर इज रिपेयर एंड हीलिंग एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी में देयर इज सेल डेथ. सो अगर अल्टर्ड होता है फंक्शनल डिमांड, एडेप्टेशन में क्या होता है? अट्रोपी, हाइपरट्रोपी, बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टेंसेस इट अडेप्टेड इनटू हाइपरट्रोपी, एट्रोपी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया. और जब स्ट्रेस रिमूव हो जाता है तो नॉर्मल सेल रिस्टोर्ड हो जाता है. जब माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस होता है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होने के चांसेस है. अडेप्टेड, पहले वो अडेप्ट करेंगे, देन उसके बाद वो सेकंड चीज जो होगी रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी. अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी का स्ट्रेस अगेन रिमूव ना किया जाए, उसी तरह से रखा जाए, तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा. और इरिवर्सिबल सेल इंजरी देन क्या कर देगी, उस सेल का सेल डेथ हो जाएगा. ओके, सो ये इस तरह से मूव करता है. तो हम अडेप्ट करें तो जो सेल होगा वो अडेप्ट करने की कोशिश करेगा बाय डूइंग ऑल सच थिंग. अगर उस टाइम पे ही स्ट्रेस रिमूव हो गया तो आपका नॉर्मल सेल जो है वो रिस्टोर्ड हो जाएगा. लेकिन अगर स्ट्रेस नहीं रिमूव हुआ तो वो क्या करेगा, देन अगेन नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस कंडीशन पे, जहाँ पे रिवर्सिबल सेल इंजरी वाली कंडीशन आ जाएगी. यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डीजेनरेशन, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, सब सेलुलर अल्टरेशंस. ओके, एंड अगर उस टाइम पे स्ट्रेस को रिमूव किया जाए तो रिपेयर एंड हीलिंग पॉसिबल है, यहाँ पे सेल को रिकवर करना पॉसिबल है. लेकिन स्टिल अगर वो स्ट्रेस स्ट्रेन रिमेन है उसी पोजीशन पे उतने टाइम के लिए, तो फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी में होगा सीवियर एंड परसिस्टेंट स्ट्रेस अवेलेबल है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी जिसकी वजह से सेल डेथ, एंड वो सेल को हम हमेशा के लिए खो देंगे. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. देन आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट्स. अगेन केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है, इट्स काइंड ऑफ इजी. मेडिसिनल केमिस्ट्री को छोड़ा जाए, स्ट्रक्चर वाली केमिस्ट्री को, तो एवरीथिंग इज इजी, राइट. एंड आई गॉट अ कमेंट कि आप बहुत स्पीड में पढ़ाती हो, जैसे कि कोई ट्रेन गाड़ी चल रही है. अरे ट्रेन गाड़ी तो चलानी पड़ती है ना, नहीं तो फिर 2 आवर्स में कैसे कंप्लीट होगा? ये तो अच्छा है कि मैं अभी तक पैसेंजर या शटल चला रही हूँ, बुलेट ट्रेन नहीं चला रही हूँ, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाती है आप सभी को. सो jokes apart, yes I have to move little faster because ये आपके लिए रिवीजन क्लासेस टाइप ऑफ होती है.
यहाँ पे हर एक कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ एज अ मॉक टेस्ट है। आपने जो चीजें पढ़ी है उसको अप्लाई करने का टाइम होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वही चीजों को हमको अप्लाई करना होता है। ये जो क्वेश्चन है इवन तो एक्सप्लेनेशन के साथ है, फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको खुद से क्वेश्चन समझ के आंसर प्रॉपरली दे के करेक्ट आंसर निकालना चाहिए। स्टिल अगर रॉन्ग होता है तो एक्सप्लेनेशन आपके लिए अवेलेबल होता ही है। Okay, so I have to move faster because I have a time limit to complete this particular 100 questions. So let's get started with chemistry. The very first one is medicinal chemistry. 3 MCQs है उसमें. Which one of the following antihistaminic is basic ether? यहाँ पे एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग बताया है जिस जो बेसिक ईथर कैटेगरी का है, यानी कि ईथर ये उसका प्रॉपर जो ग्रुप है, ये स्ट्रक्चर जो है ये पर्टिकुलर एंटीहिस्टामिनिक का वो ईथर है, बेसिक ईथर ग्रुप है. आपके लिए ऑप्शन है फेनिरामाइन मेलिएट, ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, diphenhydramine hydrochloride and promethazine hydrochloride. The correct answer for this is C, diphenhydramine hydrochloride. Again, आपको अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर याद नहीं है तो इट इज वेरी सेफ टू स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो आपके लिए ये रहा स्ट्रक्चर डाइफेनहाइड्रामाइन का. इसमें से आप देख सकते हैं दिस इज ईथर फंक्शनल ग्रुप से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है. दिस इज अमाइन एंड these are attached benzene ring. Okay. Diphenhydramine hydrochloride is a white crystalline powder soluble in water and in alcohol, right? And this is the IUPAC nomenclature of this diphenhydramine. 2-diphenyl methoxy, NN dimethyl ethanamine. Okay, so it is 2-diphenyl. These are 2-diphenyl. This is methoxy group. Then NN dimethyl, because N nitrogen per attached to NN dimethyl, and this is ethanamine, right? Then other question number 45. It says that this compound, this is the compound which is given, is usually known for its dash activity. अब ये प्रेग्नेंट वाली कैटेगरी में है तो आपको याद, मैंने आपको पूछा था कि आपको वो चीजें करके रखनी है जो ये फिनांस, ये जो रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं 17 कोलेस्ट्रॉल वाली रिंग वाले स्ट्रक्चर्स के अलग से नॉमेनक्लेचर होते हैं. एस्ट्रेन, देन प्रेग्नेंट, ये जो बेस्ड ऑन कार्बन एटम, जैसे कि C18 को हम लोग एस्ट्रेन कहते हैं, C21 को प्रेग्नेंट कहते हैं, तो C19 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, ये सब जो चीजें आपको करके रखने के लिए मैंने कहा था. तो अगर आप ये पूरा स्टेटमेंट भी पढ़ते नहीं और जस्ट प्रेग्नेंट पढ़ लेते तो भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता और इनमें से कुछ चीजें एलिमिनेट हो सकती थी. आपके लिए ऑप्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटी डायबिटिक्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंटीटसिव. सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रासेप्टिव. व्हाई? बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेवोनॉर्जेस्टेरॉल. It is more commonly used than norgesterone. It should be useful within 72 hours of unprotected sex, and it is C13 beta. C13 beta अल्फा आपके बारे में इस बारे में पता होगा. अल्फा बॉन्ड होता है तो दिस इज ऑन द बैक साइड, एंड बीटा बॉन्ड होता है तो वो फ्रंट पे होता है. ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. ओके, पढ़ी थी इन द सेंस आपने ड्यूरिंग फार्मेसी स्टडी आपने ये पढ़ी होगी. एंड दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर वाज अबाउट लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव है. Then other question number 46, it is telling you that what are the active metabolites of sulfasalazine. Sulfasalazine का active metabolite क्या है? Again a easy question. अगर आपने कहीं भी पढ़ा है तो ये easy question है एकदम. 5 para-amino salicylate plus and sulfapyridine, 4 pas and sulfamethoxazole, 4 pas and sulfanilamide and 4 pas and sulfapyridine. इसका जो correct answer है वो है option A, 5 para amino salicylic acid and sulfapyridine. ये सल्फासैलिसिन जब अजो रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होता है तो ये दो प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है, गट में ये प्रोसेस होती है. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फासैलिसिन. इट अंडरगोज रिडक्टिव मेटाबॉलिज्म बाय गट बैक्टीरिया. ओके, एंड दीज आर एक्टिव कंपोनेंट्स. ये जो सल्फासैलिसिन के दोनों भी कंपोनेंट मिलते हैं, दे आर दी एक्टिव कंपोनेंट. देन अदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इससे टोटल 3 एमसीक्यूज हम पढ़ने वाले हैं. So for question number 47, it says that which titration is known as argentometric titration. Argentometric titration किसे कहा जाता है? Acid base titration, diazotization titration, gravimetry या precipitation titration. मतलब argentometric titration ये कौन से टाइप का टाइट्रेशन है, इनको ये पूछना है बेसिकली. argentometric titration अगर आपको पता होगा तो इसमें सिल्वर इन्वॉल्व होता है. हम लोग AgNO3 को यूज करते हैं, इसलिए कौन से टाइप का टाइट्रेशन है, ये प्रेसिपिटेशन टाइप का टाइट्रेशन है. So precipitation titration involves the formation of precipitate. Titration के टेक्निक में precipitate form होता है at the end product,
एंड जो टाइट्रेंट है वो रिएक्ट करता है एनालाइट के साथ और एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अर्जेंटोमेट्रिक जो है ये सिल्वर आयन से इन्वॉल्व, अर्जेंटोमेट्री से सिल्वर आयन इन्वॉल्व होता है, ये याद रखो। एंड दिस इज यूजुअली यूज्ड टू डिटरमाइन द क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। जो क्लोराइड कंटेंट होता है, Cl कंटेंट होता है इन द सैंपल, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। जब हम AgNO3 यूज करते हैं प्लस Cl अगर कोई सैंपल में है तो वो AgCl होके इसका प्रेसिपिटेट बनता है। Got it? And a solution of silver nitrate that is AgNO3 is in known concentration is titrated against sample. अगर क्लोराइड है तो Ag उस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके फिर प्रेसिपिटेट बनाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। Then आता है क्वेश्चन नंबर 48. It says that end point color in Mohr's method is red color, blue color, yellow color and black color. So the correct answer for this is option A, that is red in color. Mohr's method क्या है? It falls under the category of determining the end point by the formation of colored precipitate. End point किस तरह से formed होता है? By colored precipitate. Colored precipitate मिलने से हमको end point मिल जाता है। इट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ किसके डिटर्मिनेशन के लिए मोहर मेथड है? किस पे मोहर लगाई गई है? क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स पे, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स पे BC को मोहर लगाई है, BCM ऐसे याद रखो, CBM BCM आप कुछ भी याद रख सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स पे मोहर लगाई है, सो मोहर मेथड इज रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। ओके, इसमें टाइट्रेंट जो है AgNO3 है। एंड अगेन AgNO3 जब रिएक्ट करेगा तो वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका प्रेसिपिटेट बनता है। AgBr हो सकता है, AgCl हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट। देन आता है क्वेश्चन नंबर 49. इट सेज दैट transmittance is given as T is equal to P by P0. If P0 is the power incident on the sample, what does P represent? ट्रांसमिटेंस बोला गया है P डिवाइडेड बाय P0 और इसमें कहा गया है जो P0 है मतलब लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पर्टिकुलर सैंपल पे, तो P क्या है? P इज अ रेडियंट पावर ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल और रेडियंट पावर एब्जॉर्ब बाय द सैंपल और सम ऑफ पावर एब्जॉर्ब एंड स्कैटर्ड और सम ऑफ पावर ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मतलब कि जो लाइट्स, जो रेडियंट एनर्जी उस सैंपल को लीव करती है, एग्जिट करती है, इफ दिस इज अ सैंपल, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, इसको हमने कहा है P0 और जो लाइट निकलती है इसको कह रहे हैं हम P। सो दिस इज द रेडिएटेड लाइट, मीन्स द लाइट विच इज एग्जिटिंग दिस सोल्यूशन, एग्जिट यानी कि ये सोल्यूशन से जब बाहर निकल रही है उसको कहा जाता है P। ओके, एंड इसी को हम, इससे ही हम ट्रांसमिटेंस मेजर करते हैं। सो यस, इंसिडेंट ऑफ द लाइट विच इज लीविंग द सैंपल। देन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 4 MCQs देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 50. ओके, ये जो इमेज है वो ब्लर्ड हो गई है काइंड ऑफ, बट इसमें हम फिर फाइंड आउट नहीं कर सकते कि क्या है। सो एक काम करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन से वो इमेज लेंगे एंड देखते हैं क्या है। आपको यहाँ पे पूछा गया था, ये 3 इमेज दी गई है A, B और C, जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट A, B और C आपको ढूंढना है, जिसमें से A, B आइडेंटिकल है डायस्टेरियोमर से, एनांटियोमर से या नहीं, ये बताना है। सो बेसिकली आपको जो इमेज पूछी गई है वो ये 2 इमेज है, ठीक है। इसमें से आप देख सकते हैं कि ये एनांटियोमर की इमेज थी, ऑप्शन जो था वो डी करेक्ट है, यानी कि ये जो 2 इमेज थी वो एनांटियोमर की इमेज थी, A एंड B आती है एनांटियोमर्स। किस तरह से एनांटियोमर्स क्या होता है? एनांटियोमर्स इज अ नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। जैसे कि अपने जब हम मिरर में हमारा हैंड भी देखते तो इट इज नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, एज इट इज नहीं रह सकता। इट इज नॉन सुपर इम्पोसिबल, सुपर इम्पोज यानी कि एज इट इज प्रिंट नहीं हो सकता, सेम साइड नहीं दिखती, इट इज अपोजिट टू अस। ओके, सो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज इसको कहा जाता है। एज यू कैन सी COH COH and COOCH3 तो ये मिरर इमेज है एंड बाकी का स्ट्रक्चर जो है एज इट इज कॉपीड किया गया है। डिफरेंस है, इट इज नॉन सुपर इम्पोसिबल, मतलब यही स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के ऊपर रख दिया जाए तो सेम नहीं होगा। कैसे होगा? यहाँ पे COOH आएगा और यहाँ पे COOCH3 आएगा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, एज इट इज नहीं दिख रहा, बट इट इज कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। देन आता है क्वेश्चन नंबर 51. एपीमर्स ऑफ ग्लूकोजेस। यहाँ पे एपीमर्स पूछा, एपीमर्स क्या होता है ग्लूकोज का? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। द करेक्ट आंसर इज गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज का एपीमर है। पहले तो एपीमर बताओ क्या है। एपीमर जो होता है वो क्या होता है? एक ही कार्बन एटम जो होता है, ओनली वन कायरल सेंटर विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। जो वन कायरल सेंटर होता है
उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी कि वहीं पे चेंजेस हो जाते हैं, एक ही कार्बन पे चेंजेस होना इज एपिमर। आई थिंक हमने कोई तो भी पीवाईक्यू में या मॉडल पेपर में हमने एपिमर्स के बारे में वहाँ पे भी पढ़ा था कि क्या होता है करके। ओके, सो यहाँ पे वही पूछा गया था, डी ग्लूकोज से डी गैलेक्टो से दोनों में बस इतना ही फर्क है। क्या फर्क है कि ये जो कार्बन एटम है इस पे चेंजेस हुआ है, यहाँ पे OH ऑन दिस साइड है, दूसरे में OH यहाँ पे है। गॉट इट? एंड इसी को कहते हैं कार्बन 4 पे जो है कार्बन 4 एपिमर्स, C4 एपिमर्स कहा जाता है। ओके, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को। Then आता है क्वेश्चन नंबर 52, which similarity is necessary for isomerism? आइसोमर्स फॉर्म करने के लिए कौन सी सिमिलैरिटीज होना चाहिए? आपके लिए ऑप्शन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फिजिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए या केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम होना चाहिए, यानी कि अगर आपको आइसोमर्स फॉर्म करने हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसकी पोजिशन डिफर करके आइसोमर्स बनाते हैं। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। सो टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड having the same molecular formula and molecular weight but different physical as well as chemical property, बस changes करते कार्बन के यहाँ पे and then accordingly we can get the isomers. Okay, and the phenomena is called as isomerism, and you can see यहाँ पे different isomerism के type है, structural, stereoisomer, geometric, optical and further other isomers. So isomerism stereochemistry as such ये जो topic है वो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपका अच्छा है तो इट इज गुड फॉर यू। Then आता है question number 53. It says that electrophile in nitration of benzene reaction is. Electrophile nitration of benzene जब किया जाता है उसमें electrophile कौन सा प्रोसेस? Question number 53. It says that electrophile in nitration of benzene reaction is. जब हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हैं, नाइट्रो ग्रुप ऐड करते हैं बेंजीन में, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन एक्ट करता है? NO, NO2, NO2 प्लस एंड HNO2. सो इलेक्ट्रोफाइल इन द सेंस इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी? इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब नेगेटिव लविंग। तो वो खुद जब पॉजिटिव होगा तब जाके वो नेगेटिव को लव करेगा। तो इसे याद रखना, नाइट्रोनियम इज द करेक्ट आंसर। सो यू कैन सी हियर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2 प्लस फॉर्म होता है, NO2 प्लस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। सो ये जो है फॉर्म होने की वजह से नाइट्रोनियम आयन जो है वो एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पे एंड दस वी गेट दी नाइट्रोबेंजीन एज दी आंसर। आई थिंक yes, now it is visible, this is the nitrobenzene का structure. ओके, एंड फर्दर पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, एक प्लेस तो खाली करनी पड़ती है तब जाके वो अटैक करेगा, एंड देन इज लॉस ऑफ प्रोटॉन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। देन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दो एमसीक्यूज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, इट सेज दैट इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इंटरफेरेंस ऑफ अदर मेटल कटायन इज रिमूव्ड बाय। आयरन के लिमिट टेस्ट में जो इंटरफेरिंग मेटल कटायन है उसको किस तरह कौन से चीज से रिमूव किया जाता है? थायोग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अमोनियम सोल्यूशन। सो लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, लिमिट टेस्ट सारे करके चाहिए। लिमिट टेस्ट का क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, लिमिट टेस्ट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। And the correct answer is citric acid. Let us see the limit test for iron. Limit test of iron is based on the reaction of iron. किसके साथ रिएक्ट करता है? फेरस रिएक्ट विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। ये पूरा का पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं आरआरबी पीवाईक्यू की सीरीज। पीवाईक्यू जो फ्रीली अवेलेबल है अपने यूट्यूब चैनल पे, 2019 के पीवाईक्यू मैंने डिस्कस किए हुए हैं, वहां पे हमने आयरन के टेस्ट पढ़ा है, वहां पे ये चीजें मैंने वहीं पे डिस्कस की गई है। ओके, आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके तुरंत अभी ये वीडियो यही छोड़िए, जाके सबसे पहले जाके पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू देखोगे तब कॉन्फिडेंस भी आएगा और तब पता भी चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है। सो आयरन का जो लिमिट टेस्ट है उसमें क्या होता है कि आयरन जो है रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, एंड सिट्रिक एसिड जब डाला जाए अल्कलीन सोल्यूशन में तो आपको फेरस थायोग्लाइकोनेट ग्लाइकोलेट मिलता है, जो कि पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंड दिस कलर फॉर्म्स ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको कौन सा कंपाउंड कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, रोल क्या होता है सिट्रिक एसिड का? सिट्रिक एसिड जो है क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है आयरन के साथ एंड प्रिवेंट करता है कि कोई और उसके साथ कॉम्प्लेक्स ना बनाए। ओके, प्रिवेंट्स इट्स प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया एंड फेरस हाइड्रोक्साइड। ओके सर, समझ में आया? सो वो सिट्रिक एसिड जो है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देता है आयरन के साथ एंड ताकि उसका प्रेसिपिटेट जो है वो बन ना पाए एज अ फेरस हाइड्रोक्साइड। एंड role of thioglycolic acid is to produce purple color with ferrous ion.
Then is question number 55. Sodium chloride and stannous fluoride is used to cure what? ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं. PYQ of different government examination, not just about RRB but different exam में पूछा गया है. जैसे कि MPSC का अगर पेपर ले ले, MPSC इन द सेंस महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर था उसमें ये पूछा गया है. आपके लिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ये जो है सोडियम क्लोराइड एंड स्टैनस क्लोराइड वो कहाँ यूज किया जाता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एसिडिटी या डेंटल कैरीज. एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो डेंटल कैरीज में यूज किया जाता है. सो सोडियम क्लोराइड स्टैनस क्लोराइड क्योर करता है डेंटल कैरीज कैविटीज को. सोडियम क्लोराइड जो है प्रिवेंट करता है टूथ डिके. देन स्टैनस क्लोराइड SnF2 होता है केमिकल कंपाउंड जो कि कंपोज होता है टिन एंड क्लोराइड्स है. एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन टूथपेस्ट, माउथ वॉशेस एंड सो यू कैन फर्दर रीड फ्रॉम दिस स्लाइड. देन आता है बायोकेमिस्ट्री से टोटल 3 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले, 3 MCQs. क्वेश्चन नंबर 56. It says that which type of sugars are simplest and non-hydrolyzable. कौन सी शुगर है वो जो सिंपल शुगर है और उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. नॉन हाइड्रोलाइजेबल यानी कि नॉट एबल टू ब्रेक डाउन. आपके लिए ऑप्शन है मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड नन ऑफ द अबव. ओलिगोसेकेराइड्स को हम लोग मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स को ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स को देन मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन मोनोसेकेराइड्स आर द वन विच आर द सिंपलेस्ट फॉर्म, द बेसिक फॉर्म. इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. And that's why this is our answer, that is monosaccharides. So monosaccharides, mono in the sense only one किस तरह से break down करेंगे? Not possible. So these are the unit carbohydrate with polyhydroxyaldehyde or ketone, and these are the simplest and non-hydrolyzable. Okay. Example is glucose and fructose. Question number 57. It says that name the site where gluconeogenesis mainly occurs and also the organ where it get produced. So gluconeogenesis का क्या मतलब होता है? न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन. ये कहाँ पे होता है और कौन से ऑर्गन में होता है? ठीक है. सो लिपोसोमल मैट्रिक्स एंड किडनी, साइटोसोल या लिवर, साइटोप्लाज्म, बाइल डक्ट एंड नन ऑफ द अबव. सो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो साइटोसोल, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं और लिवर होता है. ओके. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस की ये फुल साइकिल है. आपने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वहाँ पे सारी साइकिल दी गई है. एटलीस्ट जो स्टार्टिंग मटेरियल है और एंड प्रोडक्ट है, द प्लेसेस वेयर इट इज ऑकरिंग, द अमाउंट ऑफ एटीपी it is consuming or the amount of ATP it is producing, it, you must know this. Okay. So gluconeogenesis जो है mainly cytosol में अक्कर होता है. Gluconeogenesis placed in liver में होता है. Okay. And to some extent, मतलब to some extent in the sense very small amount में वो किडनी के मैट्रिक्स में भी होता है, बट लिवर में most of the time in higher quantity होता है. Then another question number 58. It says that name of the tissue which can oxidize fatty acid into the body. ऐसा कौन सा टिश्यू है जो फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करता है बॉडी में? एरिथ्रोसाइट, एड्रिनल मेड्यूला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आरबीसी. करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऑक्सीडाइज करता है फैट को इन द बॉडी. सो ये यहाँ पे पाल्मिटेट की साइकिल आपको दी गई है. फ्री फैटी एसिड अपटेक, डी नोवो सिंथेसिस, हाइड्रोलाइसिस कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So chain elongation take place in mitochondria and in endoplasmic reticulum by separate mechanism. Then other pharmacognosy के total 8 MCQs हम देखने वाले हैं. Question number 59. It says that colchicine is used to treat what? Got high blood pressure, diabetes या arthritis. So हमको पता है got हमने जब एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के भी ड्रग देखे थे, गॉट के भी ड्रग देखे. अगर आपने कोलॉजी भी किया होगा ना, तो वहाँ पे भी हम ये कोल्चिसिन के बारे में पढ़ते हैं. So it is used in got. So colchicum, it is consist of dried ripe seeds of Colchicum luteum और Colchicum autumnale and family कौन सी है? Liliaceae family है. Uses क्या है इसके? It is used in got, rheumatoid arthritis जैसे rheumatism में. Then anti tumor activities दिखाता है. Colchicine ये widely accepted किया जाता है. And polyploidy में yes ये जो है ये particular point important है. प्रैक्टिस इसको यूज किया जाता है वाइडली एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिस एज अ केमिकल एजेंट फॉर ब्रिंगिंग पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी को अपनाने के लिए ये यूज किया जाता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. पॉलीप्लॉइडी मतलब कि क्रोमोसोम का नंबर जो है उसको इंक्रीज करना. राइट. सो कोल्चिसिन वहां पे यूज किया जाता है. देन आता है क्वेश्चन नंबर 60. इट सेज दैट रावल्फी अल्कोलाइड्स आर यूज्ड एज व्हाट? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देती हूँ. इट इज आई होप इट वर्क्स. Okay, so Ravalfi alkaloids are used as what? To treat hypertension, to treat uterine hemorrhages, as local anesthetic or to treat emetic symptoms. The correct answer is Ravalfi जो है hypertension को treat करने के लिए use किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है.
Rauwolfia uses Rauwolfia preparation and reserpine is used as antihypertensive drug, and in some cases neuropsychiatric disorder also. And अजमेलिन जो है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन सिमिलर टू क्विनिडिन, उसको कार्डियक अरेथमिया में भी यूज किया जाता है। अजमेलिन को कार्डियक अरेथमिया में भी यूज किया जाता है। देन आता है, अगेन मैं बता दूं, रेलवे फार्मासिस्ट, ये जो है 2999 लिखा है। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे मेरा पिक्चर आने की वजह से। तो रेलवे फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स अवेलेबल है 2999 में है, जाके इसका फायदा उठाइए। कैसे उठा सकते हैं? आपको जस्ट जाके जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, फिर वहां जाके कोर्स को बाय करना है। बाय करते ही आपको एंटर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, along with online test series, PYQs, and as well as free pharmacist marathon, जिसमें every day 100 questions जो है वहाँ पे आपको डिस्कस कराए जाएंगे। So इसका लुत्फ उठाने के लिए क्या करना है? आपको ये बाय करना पड़ेगा। Then other question number 61, Bombex Mori is related to flax, silk, jute या cotton? Very very simple question. आप सभी को पता है ये सिल्क से रिलेटेड है। So biological source, these are the fibers which is obtained from Bombex mori, mulberry silk, and other species of Bombex, and from Bombycidae is the family. There are 5 type of silk. मलबेरी होता है, मुगा होता है, ओक होता है। देयर आर 5 टाइप्स। सो अगर आपको नहीं पता है तो वो फ्रॉम जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं विच आर द 5 टाइप्स ऑफ सिल्क। 5 टाइप्स ऑफ सिल्क आप देख सकते हैं। आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं विच आर द 5 टाइप्स ऑफ सिल्क in India. Okay. Then another question number 62. It says that yellow solution in shortened spontaneous reaction gives. Should ये इतना pronounce करना difficult है इसको। Tatin's reaction gives faint pink color appears, yellow precipitate forms, yellow color appears, and green fluorescence appears. The correct answer is green fluorescence appear होता है। Again याद रखो ये fluorescence वाले questions है ना, बहुत बार पूछे जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर ये फ्लोरेसेंस, कलर चेंज एंड जो भी है वो प्लीज उसको रिमेंबर करना। सो केमिकल टेस्ट ऑफ येलो में आपको इसका क्या पूछा गया है? शॉर्टेंटिन्स रिएक्शन जिसको बोरैक्स टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें हम बोरैक्स डालते हैं उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में तो हमको ग्रीन कलर फ्लोरेसेंस अपीयर होता है। एंड बाकी के टेस्ट आप पढ़ सकते हैं। Then other question number 63. What it says is, which of the following drug have cytotoxic effect and used to control some form of cancer? साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है एंड सम काइंड ऑफ कैंसर ट्रीट करने के लिए हेल्प कर सकता है। मीर, हिमालयन मे एप्पल, स्टोरैक्स एंड चीरिटार। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हिमालयन मे एप्पल जो है वो यूज किया जाता है इस केस में, जिसको हम क्या कहते हैं? पोडोफाइलम कहते हैं। सो हिमालयन मे एप्पल जो है उसका सिनोनिम है Podophyllum radix, again another synonym. Podophyllum is a tried rhizome and roots of Podophyllum hexandrum and Podophyllum immodi from Barbidaceae family. Podophyllum जो है वो शो करता है साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर वो वॉट्स जो होते हैं ब्लैक कलर के वॉट्स आपने देखे होंगे उसके लिए भी यूज किया जाता है। Then at the question number 64, it says that the main identifying characters of coriander is, coriander का main character कौन सा है? Cognoscence में आपने पढ़े होंगे। Non-lignified fiber, lignified fiber, lignified parenchyma of mesocarp, and numerous victae. So this kind of questions are very tough for one. So no worries if this kind of question will not be asked. ये इस तरह से क्वेश्चन है ना, इतना डीप में पूछेंगे नहीं। अगर पूछ भी लिया तो एक दो पूछ लेंगे, उसको आप स्किप कर सकते हैं आराम से। उसके लिए आपको पूरा फार्माकोग्नोसी पर्सपेक्टिव से कैरेक्टर्स रीड करने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद है तो ठीक है, लेकिन उसके बिहाइंड ज्यादा टाइम वेस्ट करना इज नॉट अ गुड चॉइस और नॉट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो बहुत कम है। ओके, सो क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो कोरिएंडर होता है उसका मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ये होता है कि उसका जो लिग्निफाइड पैरेंकाइमा होता है, लिग्निफाइड पैरेंकाइमा होता है मेसोकार्प। सो माइक्रोस्कोपी ऑफ कोरिएंडर में देखा जाए तो वी हैव मेसोकार्प में लिग्निफाइड रेटिकुलर पैरेंकाइमा इज एब्सेंट। ये इसका हाउ कम लिग्निफाइड पैरेंकाइमा इज एब्सेंट? सो आई थिंक यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑप्शन सी में यहाँ पे एब्सेंट ये जो वर्ड है ये मिसिंग है। सो ये मेन आइडेंटिफाइंग फीचर अगर कोरिएंडर का देखा जाए तो उसमें लिग्निफाइड पैरेंकाइमा नहीं होता मेसोकार्प में, ये कहने की कोशिश की गई है यहाँ पे।
माइक्रोस्कोपी ऑफ कोरिएंडर जब देखेंगे तो लिग्निफाइड रेडिकुलेट पैरेन्काइमा जो है एब्सेंट होता है, और ये एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक है कोरिएंडर की। एज सच तो ये सारी चीजें मेरे खुद के भी दिमाग में नहीं रहती। इट इज वेरी टफ टू रिमेम्बर एवरी ड्रग का सच थिंग्स। सो मेसोकार्प जो होता है रेडिकुलेट पैरेन्काइमा जो है वो उसका एब्सेंट रहता है, वेरस एंडोकार्प में यू गेट पार्कुलेटरी अरेंजमेंट, you have baby sclerenchyma as a characteristic feature of coriander। अगर आपको पूछा जाए what is the characteristic features of the coriander, देन आप उसको देख सकते हैं बेबी sclerenchyma होता है। यहाँ पे क्या बोला था, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप ये देख सकते हैं कि उसका जो मेसोकार्प होगा वो लिग्निफाइड नहीं होगा, लिग्निफाइड नहीं होगा बिकॉज लिग्निफाइड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। देन आता है क्वेश्चन नंबर 65, कैलामिन कंटेन्स, ये अगेन पीवाईक्यू आ गया, आरआरबी का पीवाईक्यू है। जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ये करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं कैलामिन कंटेन्स जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, ये एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एस्बेस्टोस क्या है, डबल सिलिकेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। बेंटोनाइट जो है उसको विल्केनाइट भी कहा जाता है, ये कोलॉइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिक्सचर। फुलर्स अर्थ मतलब फ्लोरिडीन, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट। केसल गुड डायटोमिशियस अर्थ कहा जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर है। शिलाजित जो है आयोनिक फॉर्म में कंटेंट फ्लूविक एसिड। क्योलिन जिसको पोर्सिलिन क्ले कहा जाता है, इट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट। टाल्कम इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट एंड चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको रिमेम्बर करना, याद करना इंपॉर्टेंट होता है। इवन दिस नेम्स वो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, एस्बेस्टोस इज आल्सो नोन एज, एंड देन आपके लिए पास ऑप्शन दिया एमिएंटस, विल्केनाइट, फ्लोरिडीन, डायटोमिशियस अर्थ। तो आपको इन चारों में से चूज करना है ऑप्शन ए, दैट इज एमिएंटस इज द करेक्ट आंसर, जिसको कहा एस्बेस्टोस को एमिएंटस भी कहा जाता है। Then आता है question number 66. It says that alcohol soluble extractives are frequently employed to determine the approximate resin content, volatile oil content, mucilage content and alkaloid content. The correct answer is alcohol में soluble होने वाला जो है वो होता है resin. So you can see water soluble extractive अगर ढूंढना है जो water soluble है, so these are glycoside, tannins, mucilages, sugar containing things. They are water soluble. Whereas if talk about alcohol soluble, then it is tannins and resin as the example. एंड ईथर सोल्यूबल्स में वोलाटाइल ऑयल मतलब फैट्स, ये सब कंसिडर किया जाता है। देन आता है अदर सब्जेक्ट से 4 एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 90% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट। यहाँ पे प्रूफ स्पिरिट का अगर आप फॉर्मूला बताए तो इजी क्वेश्चन हो गया। आपके लिए ऑप्शन है 57.77 ओवर प्रूफ, 67.77 ओवर प्रूफ, 56 ओवर प्रूफ एंड 77 ओवर प्रूफ। इससे आपको ये पता चल गया कि ओवर प्रूफ ही आंसर आने वाला है, अंडर प्रूफ आंसर नहीं आने वाला। Okay, so correct answer is 57.77. How? Let us see. So आपको क्या करना पड़ता है, ओवरप्रूफ जो भी स्ट्रेंथ दिया गया है उसमें से क्या करने का, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.153 से, एंड उसमें से 100 को आपको माइनस करना है। मल्टीप्लाई द परसेंट एंड 1753 से, दिस इज रिटन रॉन्ग, अब 1753। ओके, सो 1753 से मल्टीप्लाई करना है, 1.753 से मल्टीप्लाई करना है, देन 100 को माइनस करना है। अगर जो वैल्यू जो है, जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है तो वो ओवर प्रूफ हो गया, अगर वो रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है तो वो अंडर प्रूफ हो गया। ठीक है, सो परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल को मल्टीप्लाई करना है 1.753 से, माइनस 100 करना है, एंड देन यू विल गेट दिस आंसर। यहाँ पे ये पॉजिटिव में आंसर है तो ये ओवर प्रूफ हो गया। अगर वो नेगेटिव में आंसर आता तो विल बी अंडर प्रूफ। नेगेटिव में कैसे आंसर आता, अगर ये 100 से कम वैल्यू यहाँ पे आ जाती तो अपने आप वो नेगेटिव में आंसर आ जाता। Got it? Then आता है क्वेश्चन नंबर 68। ये कहा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मेड फॉर ड्रग इंटरैक्शन स्क्रीनिंग। ड्रग इंटरैक्शन स्क्रीनिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया है, मेडिफोर, पैड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। आपको नहीं पता है तो लेट अस सी। मेडिफोर मतलब कि क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ ड्रग इंटरैक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्ट, इसको कहा जाता है मेडिफोर। एंड पैड इज नथिंग बट फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग। सो ये दोनों भी ड्रग इंटरैक्शन स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है। Then at the question number 69, it says that which branch of economics focuses specifically on the evaluation of pharmaceutical product and services. Pharmaceutical products and services का evaluation करना है, ऐसा कौन सा branch of economics है जो focus करता है? Microeconomics, pharmacoeconomics, macroeconomics and econometrics. जो microeconomics होता है ना, वो individual product to product measure करता है और whole economy से related है, not just pharmaceutical product. मैक्रो इकोनॉमिक होल इंडियन लेवल पे रिलेटेड है। ठीक है, एंड जो फार्माको इकोनॉमिक्स होता है ना, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। गॉट इट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
Pharmacoeconomics is a branch of economics that specifically focuses on evaluation of pharmaceutical product and services. It applies the economical principle and methodology to assess the cost associated with the use of drug. Okay, next is question number 70. The sum total of all the chemical reaction occurring in the body is known as, सारी reaction जो body में हो रही है उसका जो sum total है उसको क्या कहा जाता है? Metabolism, catabolism, anabolism and homeostasis. The correct answer for this is metabolism कहा जाता है. सारे chemical reaction at the end metabolism होता है, so it is the metabolism as the answer. Metabolism is the sum total of all the chemical reaction जो organism में होती है. एनाबोलिज्म यानी कि कुछ चीज का बनना, कैटाबोलिज्म यानी कि कोई चीजों का कटना, कटना इज कैटाबोलिज्म. ओके, फिर आता है हमारे 30 एमसीक्यूज फ्रॉम दी नॉन फार्मा पार्ट. अगेन यहाँ पे हम लोग जनरल अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे. टोटल 5 एमसीक्यूज है. एमसीक्यू नंबर 71. अगेन आपने अगर प्रीवियसली मॉडल पेपर किए हैं तो फर्स्ट आपको यहाँ पे पॉज करके मैंने जो मेथड्स बताई है, हमने जो एक्सप्लेन भी किए हैं प्रीवियस मॉडल में पेपर में मेथड्स, उसी को अप्लाई करना है इस वाले फॉर्मेट में. ओके, सो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है 587 इंटू 999 इज इक्वल टू व्हाट. सो आपको क्या करना है, 999 को 1000 -1 लेना है एंड 1000, फिर 587 को इंडिविजुअली इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा 587 000 माइनस 587, और इसको जब माइनस करके देखेंगे यू विल गेट दी आंसर. द करेक्ट आंसर इज 586413. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस. एंड अगेन थिंक, अगर आपको इनमें से ऑप्शंस में से कभी आपको कोई मिस्टेक दिख जाए कि कोई नंबर मिसिंग है, तो जो आप सॉल्व करें आपको जो आंसर मिल रहा है उस पर ट्रस्ट करना कि वो राइट हो सकता है. कभी आपको ऐसा लगे कि ये मेरे आंसर में यहाँ पे 4 आ गया या 1 आ रहा है, तो या तो यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है या तो फिर आपके कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है. ऑप्शन में गड़बड़ होगी तो प्लीज ट्राई टू सेटल फॉर इट ऑल्सो. हाँ, ट्राई टू कंसिडर इट, क्योंकि कभी टाइपिंग मिस्टेक टीम से हो जाती है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 72. अगेन यहाँ पे सी, हम जब अरिथमेटिक ये जो देख रहे हैं इसमें हमको क्या देखना रहता है मोस्टली, कि हम किस तरह से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. लेट मी डिक्रीज द ब्राइटनेस. यस, नाउ इट्स प्रॉपर. हमको चीजें किस तरह से सॉल्व करनी है ये हमको पता होना चाहिए. आपके लिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है 4691557, अगर इससे 4 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या आंसर आएगा. अगेन आपको क्या करना है, इसको 10,000 -1 कर देना है एंड फर्दर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस करते हैं एंड यू विल गेट द आंसर. एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आपको जस्ट खुद से अप्लाई करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा. Then आता क्वेश्चन नंबर 73. It says that 5358 into 51 is equal to what? Again 51 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 50 + 1 की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 50 को 5358 को 50 से मल्टीप्लाई करो, फिर देन उसके बाद 5358 को 1 से मल्टीप्लाई करो एंड दोनों में एडिशन कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, 50 + 1. जिसमें से 51 पहले इससे मल्टीप्लाई किया, देन इससे मल्टीप्लाई किया, देन उन दोनों को ऐड कर दिया एंड यू विल गेट दिस आंसर. Then आता question number 74. It says that 935421 into 625 is equal to what? Now 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625. 25 itself is a square of 5. 5 का स्क्वायर है 5 स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर, तो हम इसको 5⁴ लिख सकते हैं. गॉट इट. सो इसमें आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ये जो पर्टिकुलर नंबर है 935421 इंटू 625, तो 625 को हमको 5⁴ के टर्म्स में हम उसको लिख सकते हैं. 5⁴ के टर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको किस तरह से और टर्म में लिखा गया है 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 1 2 5 यानी कि 5 को इस तरह से भी लिखा है. तो 10 डिवाइडेड बाय 2⁴ कर दिया है. अब इंडिविजुअली 10⁴ होता है और 2⁴ होता है, तो ये इधर 10⁴ है, इधर मिसिंग है, तो आप देख लीजिए ये वाला यहाँ पे भी है. जब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट दिस आंसर. डिवाइड बाय 2⁴ जो 2 टू द पावर 4 जो होता है वो कितना होता है, 2 टू द पावर 4 जो होता है वो 16 होता है. एंड जब हम डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर. ओके, देखो कैमरा गिर गया मेरा. नाउ इट्स प्रॉपर. क्या प्रॉब्लम होता है कि जो ग्लासेस होता है ना उसका रिफ्लेक्शन की वजह से यू कैन नॉट सी थिंग्स प्रॉपरली, बट एट द एंड चीजें ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 75. इट सेज दैट 2011 into 21 into 11. आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ना हम ऑलरेडी कर चुके हैं कोई तो भी मॉडल पेपर में, तो इसको बिना देखे आपको सॉल्व करना है. मैं अगेन आपको आंसर बता देती हूँ. ऑप्शन ए इज करेक्ट. काइंड ऑफ रिवीजन हो गया, इस तरह से हम करते हैं इसको एक्सपांड करते हैं. ये जो नंबर होता है इसको एक्सपांड करेंगे 20,000 देन 100
10 and 1 एंड इसको 2 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड करके यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर. अगेन जीडीसी ने लॉन्च की है न्यूली वेरी न्यू सॉल्व द श्योर शॉर्ट सीरीज ऑफ रेलवे फार्मासिस्ट. सॉल्व पेपर की ये पर्टिकुलर सीरीज है, ये आपको रिलीज हो चुकी है 1 सितंबर 2024 को. जस्ट क्या करना है आपको, जाके बाय करना है. किस तरह से बाय कर सकते हैं आप, जीटीसी क्लासेस ऐप पे जाओ, वहां से ये बुक डाउनलोड हो जाएगी. वो आपको फिजिकल कॉपी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी. सो ये बुक जो है आपके प्रिपरेशन को, आरआरबी के प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए हेल्प करेगी. गॉट इट. Then other general intelligence and reasoning से total 5 MCQs. Let us see question number 76. A square transparent sheet दी गई है, ये sheet है with a pattern. Okay, ये pattern है. How will be the pattern appear जब transparent sheet को है fold किया जाता है dotted line के against. So ये dotted line आपको जो दिख रही है ये dotted line है, ठीक है. इसके against इसको fold किया जाए तो किससे दिखेगा. पहले तो ये ऊपर से ऐसा है, तो हम इसको fold करके देखते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है. ये इस तरह से कुछ दिया गया है. जब इसको हम fold करेंगे तो क्या बनेगा, ये जो हाफ सर्कल है ये इसके ऊपर एम्बेडेड हो जाएगा, सुपर इम्पोसिबल हो जाएगा. देन उसके बाद ये जो उल्टा भी है यहाँ आके सीधा भी बन जाएगा. तो इस तरह से कुछ इमेज बनेगी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इज गिवन. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 77. यहाँ पे कहा गया है एस्ट्रोनॉमी जो है स्टार से रिलेटेड है. सो जियोलॉजी किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से, साइंस से, अर्थ से या साइंस से, स्काई से. जियो का मतलब ही अर्थ होता है, जियोइड शेप का है हमारा अर्थ. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अर्थ. अर्थ से रिलेटेड होती है हमारी जियोलॉजी. हम लोग ज्योग्राफी में भी अर्थ से रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, जैसे कि हिल्स, रिवर्स, ये अर्थ से रिलेटेड थिंग्स हम देखते हैं. सो अर्थ इज द करेक्ट आंसर. साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी. सिमिलरली साइंस ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी. Then आता क्वेश्चन नंबर 78. इट सेज दैट फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ इमेज. इमेज ये वर्ड दिया है, इसी की मिरर इमेज आपको ढूंढनी है. सो इमेज दिया गया है और इसका आपको मिरर इमेज ढूंढना है. सो मिरर इमेज इस तरह से आएगा. ई ऐसा हो जाएगा, जी ऐसा हो जाएगा, ए तो एज इट इज रहेगा, देन उसके बाद एम भी एज इट इज रहेगा और आई एज इट इज रहेगा. तो ये वाली इमेज आपको कहीं पे दिख रही है, ये रही. दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर. जबकि इसकी वाटर इमेज अगर बोली जाए, आपको वाटर इमेज फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई एम ए फिर जी एंड देन आ गया ई. सो ये होगी वाटर इमेज, ये वाली लास्ट वाली जो है वो वाटर इमेज है, वेयर जो सी वाला है वो मिरर इमेज है. सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर आंसर. Then आता question number 79. What it says, find the missing alternative. A M N B O P Q R and आगे क्या आएगा. सो आपको रिलेशन ढूंढना है एवरी इसमें. तो कैसे हो गए, A के बाद B, B के बाद C आता है, ठीक है. ये अगर +1 किया जाए, A+1 इज B, B+1 इज C. वैसे ही M N O मतलब M+2 इज O, O+2 इज Q, O P Q. उसी तरह से N+2 इज P एंड P+2 इज R. सो उसी तरह से आपको करना है C+1 इज D. तो क्या आएगा, C+1 क्या आएगा, पहले तो आएगा D. Q+2 क्या आएगा, QRS, S आ गया, एंड देन R+2 अगेन ST, T आ गया. सो DST इज द करेक्ट आंसर. आपको किस तरह से करना है ये आपको बता दिया गया है. सो A+1 की सीरीज है, देन +2 एंड +2 की सीरीज जो है फॉलो की गई है. Then आता क्वेश्चन नंबर 80. What it says that लास्ट के 20 क्वेश्चंस बचे हैं. So bear with me. Which one of the following diagrams represent the correct relationship among teachers, scholars and students? कौन सा है जो ये रिलेशन बता सकता है इन तीनों के बीच में, A B C D. So अब देखिए टीचर्स, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया जा रहा है, ए ऑप्शन में ऐसा बताया जा रहा है कि इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, जबकि ये गलत है. टीचर स्कॉलर भी हो सकता है और जो टीचर है वो स्टूडेंट्स भी हो सकता है. स्टूडेंट जो है वो टीचर भी हो सकता है और स्टूडेंट स्कॉलर भी हो सकता है. जो स्कॉलर है वो टीचर भी हो सकता है और टीचर जो है वो स्टूडेंट भी हो सकता है. इन तीनों का एक इंटरमिंगल रिलेशनशिप है. ऑप्शन डी जो है इसको रिप्रेजेंट करता है वेरी परफेक्टली, ठीक है. सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टीचर, स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स. यहाँ पे बताया गया टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर जो है स्टूडेंट्स भी हो सकता है, स्टूडेंट जो है टीचर भी हो सकता है, टीचर जो है स्कॉलर भी हो सकता है, ये यहाँ पे बताया गया. और ये टीचर, स्टूडेंट, स्कॉलर, टीचर, स्टूडेंट, टीचर भी हो सकता है और स्कॉलर भी हो सकता है, ये इस पर्टिकुलर एरिया से डिटरमाइन किया गया है. जनरल अवेयरनेस के 10 MCQs. क्वेश्चन नंबर 81 अगेन ओलंपिक रिलेटेड MCQs.
What is the name of Olympic mascot for Paris 2024 Olympics? Yes, mascot के बारे में yes पूछा जाता है. Meteor, Miraitova, Oli, Friges, and Nagano. The correct answer is Friges. Okay, Friges is the correct answer. The Olympic mascot for Paris 2024 is Friges. You can see here they are the mascot. Okay, and it is the personification of Phrygian cap, which symbolize the French revolutions. Okay. Then answer question number 82. It says that the telecom field ISP stands for telecom field में अगर देखो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया गया कि आपको ISP क्या बोला इंडियन ये टेलीकॉम पर्सपेक्टिव से आपको ISP बताना है. इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल. इसका जो करेक्ट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है. ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, which is the company or organization that provide internet access related services to the customer. And internet connectivity is one example: email servicing, domain registry, internet security servicing, etc. Then at the question number 83, what it says that which country hosts the international air exercise Tarang Shakti? तरंग शक्ति ये कौन सी कंट्री होस्ट करती है? यूके, इंडिया, जर्मनी एंड फ्रांस. आप समझिए कि आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सी कंट्री होस्ट करती है. आपको सारा आपने कोई पढ़ा नहीं, तो आप खुद का दिमाग लगाइए. कैसे दिमाग लगा सकते? तरंग शक्ति. अभी तरंग एंड शक्ति ये दोनों भी हिंदी वर्ड्स है, और ऐसा हिंदी वर्ड्स जो है वो सिर्फ इंडिया रख सकता है. इसके अलावा यूके के पास डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं. जर्मनी, फ्रांस, व्हाई दे विल यूज दिस हिंदी वर्ड्स. ओके, इस तरह से भी आप लॉजिकली आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको पता भी नहीं है तो इस तरह से आपको आंसर्स को इवेल्युएट करना आना चाहिए. गॉट इट? सो ऑप्शन B is correct. India is the correct answer. So India hosts the Taran Shakti, which is the largest international air exercise. So कौन सी international air exercises है जो 2 phases में होती है in तमिलनाडु and तमिलनाडु में अगस्त में तमिलनाडु में हुई थी, सितंबर में राजस्थान में हुई थी. And it strengthened the strategic relations, inviting 51 countries with 30 participating phase 1, 30 participating countries. Okay, and these are the countries which have participated, and this exercise will enhance the collaboration as well as operational skills. Got it? Then आता है question number 84. Which year was construction of Jama Masjid of Delhi completed? जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? टू स्पेसिफिक क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. द करेक्ट आंसर इज 1656 में कंप्लीट हुआ था. तो जामा मस्जिद आल्सो नोन एज मस्जिद जहां नुमा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया. ठीक है, जो किसने बिल्ड किया था? शाहजहां ने बिल्ड किया था. इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जामा मस्जिद है ये किसने बिल्ड किया गया था? तो इट वाज शाहजहां हु बिल्ट दिस. सो कब? बिटवीन 1644 एंड 1656 में. It was designed by the architect, that is Ustad Khalil and Ustad Ahmad Lahori. Its construction took place around 12 years to complete, and it was completed in 1656. Then आता question number 85. Where is the Sambar Lake located? Yes, lake हो गया, rivers हो गया, ये सब चीजें पूछी जाती है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज राजस्थान में ये लेक लोकेटेड है. सो आप मुझे बताइए दिदवाना दिदवाना लेक जो है वो कौन से टाइप की लेक है? विच टाइप है और कहाँ लोकेटेड? विच टाइप ऑफ लेक इट इज एंड वेयर इट इज लोकेटेड? दिदवाना लेक कौन से टाइप की लेक है और कहाँ लोकेट की गई है? आप मुझे कमेंट करके अभी बताएंगे. सो राजस्थान की जो संबार लेक है, राजस्थान में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. ओके, सॉल्ट वाटर लेक है जो कि जयपुर से कुछ नॉर्थ वेस्ट साइड में लोकेटेड है. Then the question number 86, it says that the first to discover the sea route to India. Who was the first to discover sea route to India? Option is English, French, Dutch, and Portuguese. And the correct answer for this is Portuguese was the first who arrived in India. ओके, पोर्टुगीज में वास्को द गामा जो थे वो फर्स्ट आए थे. उन्होंने डिराइव किया था सी रूट टू द इंडिया. उसके अलावा दूसरे जो आए थे इन्वेडर्स जो थे हमारे पास थे, फ्रेंच लास्ट में आए थे. एंड लास्ट टू गो वाज पोर्टुगीज एंड फर्स्ट टू कम वाज पोर्टुगीज ओनली. ओके, सो इट वाज डच आए, डेन्स आए, इंग्लिश आए, देन डच, डेन, इंग्लिश, पोर्टुगीज, देन फ्रेंच, ये सारे आए थे. ये सब आपको हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा. हिस्ट्री है ना, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया. ओके, यूनिसेफ के बारे में पूछा नहीं. दिस इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन. सो वास्को द पोर्टुगीज इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 87. इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? मॉडर्न ओलंपिक ये गेम फर्स्ट कब हेल्ड हुआ था? 1948 में,
1924 में, 1896 में या 1960 में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1896 में ये हेल्ड हुआ था. So the first modern Olympic game was held in Athens, Greece in 1896, and they was organized by International Olympic Committee, which was founded in 1894 by Coubertin. Then other question number 88. What it says, which country won the most medal at 2024 Paris Olympics? कौन सी ऐसी कंट्री जिसने बहुत ज्यादा मेडल्स जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स में इस टाइम? चाइना, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस एंड जापान. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स जो थे उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते. टोटल 126 मेडल्स जीते हैं इन टोटल, जिसमें से 40 गोल्ड, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज है. ओके, एंड चाइना बिकम्स द सेकेंड वन विथ 91 मेडल्स. फर्स्ट है यूएस एंड देन है चाइना. Then आता question number 89. It says that how many medals did India won at the Paris Olympic? Yes, ये तो हमें पता होना चाहिए कितने मेडल जीते हैं. तो टोटल देयर आर 6 मेडल जो इंडिया ने जीते हैं. इंडिया बैग 6 मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है. गॉट इट. देन आता है देन आता है इंपॉर्टेंट बुक ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम. आपको अगर फार्मासिस्ट एग्जाम कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, अगर प्रिपेयर करना है तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस बुक एज योर ऑप्शन. सो इसमें से फर्स्ट है थियरी फार्मासिस्ट बुक, जिसमें आपको सारी थियरीज कवर की गई है. टोटल हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी रुपीज इस 999 का इसका प्राइस चल रहा है. टोटल 820 पेजेस की ये पर्टिकुलर बुक है. एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो है 592 कलर पेजेस का 499 में अवेलेबल है, जिसमें सारे एमसीक्यूज दिए गए हैं. ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 90. द 2024th एडिशन सी. आपको थोड़ा भी ब्लैकिश दिख रहा होगा बिकॉज अंधेरा हो गया है. एंड आई कैन नॉट स्टॉप वीडियो इन बिटवीन, मुझे अगेन एडिटिंग में बहुत इशू आ जाता है. जस्ट 10 क्वेश्चन, बेयर विथ मी. 2024 edition of T20 World Cup will be co-hosted by which two countries? Australia, New Zealand, India, Pakistan, West Indies and United States, and England and South Africa. करेक्ट आंसर जो है वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ने ये किया है. सो 2024 एडिशन वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट जो है वो को होस्ट करने वाले. इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वेस्ट इंडीज हैज होस्टेड दिस टूर्नामेंट एंड फर्स्ट टाइम दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज होस्टेड अ मेजर आईसीसी टूर्नामेंट. ये याद रखना. देन the next is general science के 10 MCQ, the last one. Question number 91 कह रहा है what is the name of the India's first homegrown mRNA vaccine for COVID-19? First homegrown COVID-19 vaccine कौन सी है जो इंडिया में बनी है? Vidaशील्ड, Omivac, Gemcovac and Coviguard. The correct answer for this is Gemcovac. Gemcovac जो है इंडियन बायोटेक कंपनी कौन सी जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने डेवलप की है. फर्स्ट ओमिक्रॉन स्पेसिफिक, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था कोविड-19 का, उस ओमिक्रॉन स्पेसिफिक जो है mRNA कोविड-19 वैक्सीन जेमकोवैक, जिसको नाम दिया गया, रिलीज की गई है. एंड इट इज फर्स्ट होम ग्रोन वैक्सीन टारगेटिंग द ओमिक्रॉन वेरिएंट. ओके, एज यू कैन सी दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ वैक्सीन. 92. Which two airports were awarded the best airport of the year at the Wings India Award 2024? Wings India Award 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब किसको गया था? लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या दिल्ली, लखनऊ. करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बेंगलुरु और दिल्ली को मिला है ये पर्टिकुलर अवार्ड. सो the Kempegowda International Airport at Bengaluru and Indira Gandhi International Airport at Delhi were jointly awarded this Best Airport of the Year का award. This is because of various reasons. किन कारणों से? ये तो पहले बेंगलुरु का है और ये दिल्ली का है. Because it was specifically recognized with this 25 MPPA traffic award and 25 million passenger annually transport करते हैं. Then आता है question number 93. Which international company is planning to establish a semiconductor plant at Sanad, Gujarat? Qualcomm, Simtech, Micron Technology या Intel? सी, इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा. आपको ये पूछा जाएगा कि सेमीकंडक्टर प्लांट जो है गुजरात में कहाँ पे, या ऐसा पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है. सो सनत गुजरात इज द करेक्ट आंसर. सो जो कंपनी है वो है सिमटेक कंपनी जो है ये बना रही है. सो साउथ कोरियन फर्म सिमटेक जो है उन्होंने प्लान अनवील किया कि वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सानत गुजरात में बनाएगी, जिसमें एज पर शेड्यूल जो फर्स्ट चिप है वो सानत फैक्ट्री में दिसंबर 2024 तक आ जाएगी. ओके, सो गुजरात में ये चीज सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बन रही है. Question number 94. In which region of India regional conference on the theme e-governance being inaugurated? E-governance regional conference कहाँ पे हुआ है? कच्छ, गुवाहाटी, जयपुर, कच्छ, गुवाहाटी, जयपुर या बॉम्बे? करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गुवाहाटी में हुआ है. So the
2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस पे जो हुआ था by who has organized the Department of Administrative Reform and Public Grievances ने ऑर्गेनाइज किया था गुवाहाटी असम में। उसका एम क्या था, ताकि इम्प्रूव करे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के सर्विसेज एंड इंटरेक्शन का विद दैट ऑफ अ सिटीजन। Then आता क्वेश्चन नंबर 95, it says that which material is used in making of solar cell। कौन सोलर सेल्स में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? टिन, सिलिकॉन, सीजियम एंड थैलियम। एंड करेक्ट आंसर पर दिस है सिलिकॉन को हम यूज करते हैं सोलर सेल्स में। आपने सोलर सेल्स देखे होंगे, दिस आर दी सोलर पैनल्स जिसमें सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं। ये जो होते हैं वो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं लाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। एंड सिलिकॉन ये मटेरियल यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन, एंड इसको यूज किया जाता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 96, इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। कौन सी ऐसी रिवर है जो इंडिया में ओरिजिनेट होती ही नहीं है? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम। आप अभी सोच रहे होंगे यार इंडिया में सारी नदी बहती है बट ओरिजिनेट कहाँ होती? सो आपको इसके ओरिजिनेशन पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र जो है वो ओरिजिनेट नहीं होती इंडिया में, ये आती है हमारे तिब्बत से। सो ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको यार्लिंग सांगपो भी कहा जाता है तिब्बतियन लैंग्वेज में, ये आंगसी ग्लेशियर जो है, आंगसी ग्लेशियर याद रखना, कहाँ से? आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और हिमालय यहाँ से टर्न करती है साउथवर्ड एंड देन इस तरह से बहती है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यार्लंग सांगपो कहा जाता है तिब्बतियन में, और तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। Then आता क्वेश्चन नंबर 97, which institution has set up the agriculture market information system? एमिस कहा जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को सेटअप किया है। ये इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करेगा फूड मार्केट में एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स देगा फॉर फूड सिक्योरिटी। ये in the latest monitor, the aims reveal that the Indian corn, soybean, and rice is affected due to El Nino weather phenomenon. There is La Nina and there is El Nino. एल नीनो में क्या होता है? ये बहुत बड़े कंसेप्ट एंड वेरी वेरी हेल्पफुल इफ यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी, देन वहां पे मिलेगा। ला नीना में क्या होता है कि बारिश जो है अच्छी होती है इंडिया में, रेन अच्छी पड़ती है इंडिया में। एल नीनो ऐसी कंडीशन होती है, ड्राई कंडीशन हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन एमॉक साइकिल होती है। एमॉक साइकिल ये बहुत डीप कंसेप्ट है, कभी अगर टाइम मिला तो आई विल बी टीचिंग दिस। बट एमॉक साइकिल जो होती है उसके साइकिल के बेसिस पे डिस्टर्बेंस होता है ऑन पेरुवियन साइड, यानी कि साउथ अफ्रीकन साइड पे, जहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन डिस्टर्बेंस हो जाती है। एंड ड्यू टू दैट एल नीनो फेनोमेना जो होता है उसकी वजह से जो इंडिया में बारिश कम पड़ती है, उसकी वजह से यहाँ पे जो एमिस रिवील करता है कि जब एल नीनो हुआ था, एल नीनो की वजह से इंडियन कॉर्न, सोयाबीन और राइस प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट हुआ है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। 98 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टर्म दैट डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। तो ऐसा कौन सा टर्म है जो डिनोट करता है? आपके लिए ऑप्शन है एनर्जी डिफरेंस, अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस, एनर्जी ट्रेड एंड एनर्जी डेफिसिट। सो डिफरेंस जो है वो बताता है अर्थ एनर्जी बैलेंस, या इसको हीट बजट बैलेंस भी बोलते हैं, हीट बजट बैलेंस ऐसा भी कुछ बोलते हैं, हीट बजट बैलेंस। ओके, सो ये अगेन ज्योग्राफी से ये पूछा गया है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटगोइंग एंड इनकमिंग रेडिएशन। So you can see an earth energy balance is imbalance is the difference between outgoing, incoming and outgoing solar radiation. It is indicator of climate change. Climate change होने की वजह से more of the heat is getting trapped inside this atmospheric cover which is above the earth. ठीक है? So it is estimate how much and how fast the earth temperature is increasing. Then आता question number 99. It says that what is the theme of World Economic Forum 2024? World Economic Forum जो है उसका थीम क्या है? आपके लिए ऑप्शन है रिबिल्डिंग ट्रस्ट, कॉपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, वर्किंग टुगेदर एंड द ग्रेट रीसेट। करेक्ट आंसर इज रिबिल्डिंग ट्रस्ट is the themes of World Economic Forum 2024. यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी एंड हरदीप सिंह पुरी ने इनॉग्रेट किया है वुमेन लीडरशिप लॉन्च एट डेवोस एंड दावोस एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन जैन 16 2024। इनका जो फोकस था वो था रिबिल्डिंग ट्रस्ट, ताकि वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है, डीप फेक टेक्नोलॉजी यानी कि एक एआई का रिवोल्यूशन है, चीजें getting more intense. So deepfake एक बहुत deep topic है, we'll study sometimes. So rebuilding trust ये topic theme थी। Then question number 100, the last question. The fourth national Chilika Bird Festival was held
फ्रॉम जनवरी 27 to 29 2024। देन ये जो चिलिका लेक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, केरला। जो चिलिका लेक है वो प्रेजेंट है उड़ीसा में। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। चिलिका लेक जो फेस्टिवल होता है चिलिका लेक वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। इट इज फेस्टिवल सेलिब्रेट द 10 lakh winged visitor of 200 species that visit the Mangala Jodi during the winter, and it is inaugurated by Odisha's Chief Minister. And he described the destination as a pilgrimage for over million winged visitor of various species। यहाँ पे बहुत सारी birds आती है उस time पे, and thus this particular celebration has been done. So here we completed model paper number 4, model paper number 5 और 6 जल्दी ही आपके पास आ जाएगा। आप ये सारे मॉडल्स पेपर को एज अ मॉक टेस्ट लीजिए, एज अ प्रैक्टिस लीजिए। आप पढ़ के आते आपको कितना याद रह रहा है वो देखिए, एंड अगेन रिविजन की तरफ आपका ध्यान बढ़ाइए। ओके, सो स्टे ट्यून टू GDC classes. Until then I will be meeting you in the next model paper discussion, and bye bye, take care.